नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे चारों मेहमान स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन सवाल जो बातें कही गई उससे ज्यादा ये पूछा जा रहा है कि इंटरव्यू दिया क्यों। कांग्रेस पूछ रही है। मोटे मोटे 9 सवाल जिनका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया वो मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये डील्स अचानक नहीं हुई हैं। हम यूपीए सरकार की तरह बात नहीं करते, ठोस नतीजे निकालते हैं। भारत एक ज्यादा खुली, आत्मविश्वासी और वैश्विक अर्थव्यवस्था बन रहा है जो विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। बजट में केपेक्स पर जोर देने के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपेक्षा हुई थी। 2013 की तुलना में कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ गया है। प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या फिलहाल अब या कभी नहीं वाली सिचुएशन है। इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये हम तैयार हैं का पल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार के फोकस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास करना है तो सिर्फ उपभोक्ता नहीं, उत्पादक बनना होगा। डेटा सेंटर्स और आईटी सेक्टर को टैक्स इंसेंटिव देने की वजह पूछे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश भारत के एआई इकोसिस्टम की नींव रखेगा। रक्षा बजट में बढ़ोतरी के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और मकसद भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। यह मोटा मोटा एक जिस्ट मैंने आपको इस इंटरव्यू को दिया, पीटीआई को दिया गया था, तो यह रिटर्न इंटरव्यू था, इसमें कोई बयान नहीं थे, कोई वीडियो कैमरे पे इंटरव्यू नहीं हुआ था। लेकिन सवाल इंटरव्यू में जो बातें हुई उससे ज्यादा यह हुआ कि इंटरव्यू क्यों हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछा। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री व्यापार समझौते और बजट को लेकर विपक्ष के हमलों से घिरे गए हैं, इसीलिए अपने पसंदीदा हथकंडे हेडलाइन मैनेजमेंट का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह कोई इंटरव्यू नहीं था बल्कि एक सोचा समझा प्रचार अभ्यास है। और जयराम रमेश ये कह रहे हैं मोटे तौर पर कि चूंकि बजट की हमने पार्लियामेंट के अंदर बहस में बखिया उधेड़ दी और ट्रेड डील को लेकर सरकार के पास जवाब नहीं है, इसीलिए उनको जो है ये इंटरव्यू देकर के हेडलाइन मैनेजमेंट करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि इस साल का बजट एक फीका बजट रहा है, उसमें बौद्धिक थकान दिखती है। और अंत में फिर वो लिखते हैं कि ये पीआर एक्सरसाइज है, प्रधानमंत्री झुके भी हैं और थके भी हैं। ये कांग्रेस पार्टी का हमला है और ये कहा जा रहा है कि बजट को पेश हुए तो 15 दिन होने वाले हैं, अब क्यों ये इंटरव्यू दिया जा रहा है और इकोनॉमिक पहलुओं पर ही ये इंटरव्यू क्यों है। तो चलिए यही सवाल हम सबसे पहले लेते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन त्रिपाठी जी, ये इंटरव्यू क्यों, ये है सवाल, क्या से ज्यादा क्यों? नहीं, इसमें कोई मतलब न तो रहस्य है, न कोई ऐसा रॉकेट साइंस है कि जो किसी वैज्ञानिक को समझ में आएगी। अब जयराम रमेश जो कह रहे हैं बड़ा स्वाभाविक सी बात है भाई, प्रधानमंत्री को अपनी बात कहनी है। एक उसका जरिया था जो उन्होंने राज्यसभा में कह दिया था। बची हुई बातें जो और उनको लगा कि नहीं ये भी बताना है तो उन्होंने इंटरव्यू देकर किया। और इसमें तो कोई मतलब कोई छिपी हुई बात नहीं है ना कि जब विपक्ष इस तरह का हमलावर है, ढेर सारे सवाल ऐसे उछाल रहा है, तो जैसे विपक्ष अपनी हेडलाइन मैनेजमेंट करता है भाई, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है, तो सरकार क्या अपना हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं करेगी? और मूल बात क्या है, क्या जो हेडलाइन मैनेजमेंट दोनों तरफ से हो रही है उसमें लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो देख सकें कि क्या हो रहा है, तो वो देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, क्या यूपीए की सरकार में ऐसे ट्रेड डील करने की कोशिश नहीं? खूब कोशिश हुई। यूरोपीय यूनियन के साथ तो क्या क्या समझौते, वो लोग बात ही नहीं करते थे हमारे साथ। ये क्या कोई छिपी हुई बात है क्या? अमेरिका के साथ हम जिस तरह की ट्रेड कर रहे थे, और अगर चाइना के साथ जिस तरह की ट्रेड कर रहे थे, उसको अगर ध्यान से देखें तो उसी यूपीए के शासनकाल में, मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, 2 से 45 बिलियन डॉलर ये बढ़ गया ट्रेड डेफिसिट हमारा सिर्फ उसी 10 साल में। अगर उन 10 सालों में हमने कोई चिंता की होती तो आज शायद हम थोड़ा और लिवरेज होता। उस पर जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आनंद शर्मा ने दिया है, जो उस वक्त के कॉमर्स मिनिस्टर थे, ट्रेड डील पर खास तौर पर। मेरा सवाल यह था कि क्या नैरेटिव कहीं भाग रहा था सरकार से? क्या ऑपोजिशन का नैरेटिव हावी हो रहा था? निश्चित तौर पर सरकार को यह लगा होगा कि यह हमारी बात है जो रह जा रही है, इसलिए उसने मजबूती से उस बात को रखने की कोशिश की। और जब प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो उनको यह लगता है, और जो काफी हद तक सच भी है, कि आज भी सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना और थोड़ा विश्वास के साथ पहुंचना। तो मुझे लगता है इसीलिए यह इंटरव्यू दिया गया है, विपक्ष का नैरेटिव न चले इसके लिए। अच्छा देखिए, इंटरव्यू वैसे तो वो किसी एक पब्लिकेशन को दें, किसी एक चैनल को दें, मीडिया हाउस को दें। जब आप एजेंसी को इंटरव्यू देते हैं ना, तो वो दुनिया भर में जाता है। तो ये इंटरव्यू पीटीआई को दिया गया, तो ये आज
देश के और दुनिया के, मतलब देश के तो हर अखबार में ये प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की बात छपी ही छपी है, विदेश में भी छपी होगी। राहुल गांधी का मैं सवाल जोड़ देता हूं इसी में। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मैं आपसे कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं, आसान शब्द भी इस्तेमाल किया उन्होंने। डीडीजी इंपोर्ट करने का मतलब क्या? मतलब हमारे मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर ग्रेन खिलाए जाएंगे, इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे। मतलब फीड जो है, एनिमल फीड, वो आप वहां से मंगाओगे तो हम उन पर निर्भर हो जाएंगे। दूसरा, हम जीएम सोया तेल आयात करने की अनुमति दे रहे हैं, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश भर के सोया किसानों का क्या होगा? जब आप कहते हैं एडिशनल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या है, ये आपने साफ क्यों नहीं बताया? नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या आप जीएम क्रॉप्स को भी ढीला करेंगे? फिर वो पूछते हैं कि एक बार अगर ये दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खोलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी? हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर क्या रख दिया जाएगा? किसानों को ये सफाई जो है वो मिलनी चाहिए, ये उनका जवाब है। मैं आनंद शर्मा जी का आपको बताता हूं, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई या उन्होंने ली कि भाई मैं जवाब दूंगा इस बात का, ट्रेड डील्स का। हाँ सर, पहले इंटरव्यू की टाइमिंग पे सवाल। मुझे लगता है कि देखिए, अगर राहुल गांधी ने 5 प्रश्न एक्स पर पोस्ट करके पूछे, तो यही प्रश्न तो राहुल गांधी, अभी सेशन चल रहा था वहाँ क्यों नहीं पूछे राहुल गांधी ने? राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उनको पूरा बोलने का समय मिला था। राहुल गांधी अगर यही 5 प्रश्न सरकार से पूछते, सरकार इसका विस्तृत जवाब उनको पार्लियामेंट के अंदर देती, तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी प्रश्न नहीं पूछते हैं। पार्लियामेंट में राहुल गांधी एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते हैं और बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद राहुल गांधी अपने प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी से पूछते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट से भागने से बेहतर राहुल गांधी को पार्लियामेंट में प्रश्न पूछना चाहिए था। रही बात प्रधानमंत्री के इंटरव्यू देने की, और अगर विपक्ष ये कहता है, अगर जयराम रमेश ये कहते हैं कि भाई हेडलाइन मैनेजमेंट है, तो राहुल गांधी को, जयराम रमेश को, कांग्रेस को ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किसने रोका? क्या राहुल गांधी ने कभी पिछले कुछ समय में किसी अखबार को इंटरव्यू दिया है? क्या राहुल ने पिछले किसी समय में किसी एजेंसी को इंटरव्यू दिया है? क्या राहुल ने किसी भी मामले पर देश के हित में सरकार से प्रश्न पूछते हुए किसी मीडिया हाउस को, किसी एजेंसी को? कह रहे हैं हमारी हेडलाइन ज्यादा छप रही थी, राहुल गांधी ज्यादा चर्चा में थे, इसीलिए करना पड़ रहा था। चर्चा में किसी आप नरौने का प्रश्न उठा लो और पूरे संसद को बंधक बनाने की कोशिश करो, फिर आप बोलो देखो मैंने कैसे संसद को पूरा बंधक बना दिया, देखिए मैंने कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में जवाब नहीं देने दिया, देखिए कैसे हमारे सांसदों ने प्रधानमंत्री को लोकसभा में कुर्सियों का घेराव कर लिया। क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं? राहुल गांधी को किसने रोका इंटरव्यू देने से? राहुल गांधी खुद जवाब दे। प्रधानमंत्री अगर इंटरव्यू देते हैं तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। वो मैं एक बयान सुना देता हूं आपको। उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या होगा, ट्रेड डील में क्या है, किसानों पर असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ तो बोला ही। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आप झूठ फैलाते हैं और आपको जवाब चाहिए अगर, तो हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को मैं कहूंगा, उसके साथ आपको जहां बहस करनी है कर लो। मतलब वो राहुल गांधी को उस लेवल पर मान रहे हैं कि मेरा ये यूथ विंग का अध्यक्ष है, ये राहुल गांधी को समझा देगा अगर वो समझना चाहे तो। हाँ सुन लीजिए। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम क्या आप समझाएंगे राहुल गांधी जी को? वो हमारा युवा अध्यक्ष है, वो जरूरत है वैसे इसमें ना, बड़ा राहुल जी को समझाने की जरूरत है, देश को समझाने की जरूरत है, दोनों को समझाने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह के जब आप सवाल करते हैं तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक। आप कहते हैं कि डीडीजीएस जो है, जो फीड जो है उसकी बात करते हैं, तो भारत में कितना पैदा होता है? 50 लाख टन। भारत को चाहिए कितना? 500 लाख टन। 500 लाख टन। और यूएस से आप कितना खरीदेंगे? 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख। तो 1%। तो भारत को नहीं चाहिए कि ये जो है ये फीड आए। अब उसमें एक पोटेंट सवाल जरूर है कि क्या उस फीड में जो मेज होगा, क्या होता है, ये मेज से या राइस से जब आप एथेनॉल निकाल लेते हैं तो बाकी बचा हुआ होता है, प्रोटीन होता है जो कि जानवरों को खिलाया जाता है। तो क्या उसमें जीएम क्रॉप होगी मेज की? तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, मेज की जीएम क्रॉप हो सकती है। पर क्या इससे इफेक्ट पड़ता है? इस तरह के 2 ओपिनियन है। एक ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक कमेटी बिठाई थी, उसने इसकी स्टडी की थी, मेज पे नहीं की थी। उन्होंने स्टडी जो है वो दूसरी चीजों पे की थी, जीएम क्रॉप में, कॉटन के सीड पे की थी कि अगर वो खिलाया जाए तो क्या असर होता है। उस स्टडी के मुताबिक जानवरों की जो दूध देने की क्षमता है उस पर असर होता है। लेकिन यूएस में जितनी स्टडीज हुई हैं या यूरोप में जितनी स्टडीज हुई हैं, उनका कहना है कि कोई नहीं होता। ये तो बहस हमारे यहाँ बहुत समय से चल रही है, इसलिए समझने की जरूरत है। सोयाबीन के मामले में भी समझने की जरूरत है। सोयाबीन की बात करते हैं कि सोयाबीन होगा तो किसानों को जो उससे मुश्किल हो जाएगी। आप अभी भी 5.2 मिलियन टन सोयाबीन सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और किससे करते हैं? आप ब्राजील से करते हैं या फिर आप अर्जेंटीना से करते हैं। वहां क्या जो सोयाबीन है वो जीएम नहीं है? सारी की सारी ब्राजील में
और अर्जेंटीना में पूरी क्रॉप ठीक है सर, की ठीक है। जीएम क्रॉप। नहीं, हम तो आज तो बेसिक बात ये कह रहे हैं कि क्या सरकार को लग रहा है कि अभी ये इस पर सफाई देनी चाहिए, ये मामला जो है कंफ्यूजन के दायरे में ना रहे। चाहिए सवाल पूछने से पहले समझ भी तो लो खास कि क्या तौर पर ये देखिए, वो तो उनको समझ में आ भी रहा होगा तो भी वो सवाल पूछेंगे, वो तो उनका काम है। लेकिन जो खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर ट्रेड डील में जो ये एक विमर्श बनाने की कोशिश है कि हित बेच दिए गए किसानों के, और किसान नेताओं से राहुल गांधी की मुलाकात, उनके तो कोशिश है कि ये उसी तरफ जाए, एजुटेशन की तरफ जाए। क्या सरकार उसको प्रीएम्प्ट कर रही है? मेरा सवाल ये था। सर, आप आने से पहले आनंद शर्मा जी के मैं बता दूं, क्योंकि आपने बताया और हर्षवर्धन जी ने काफी उस दौर में 10 साल में क्या हुआ था। तो आनंद शर्मा यूपीए सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर बड़े लंबे समय तक रहे थे। कांग्रेस में है अभी। ऐसा तभी लिखा है, उनका हैंडल ही है आनंद शर्मा INC। वो लिख रहे हैं कि मोदी पीएम मोदी चार्ज ऑफ पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट एंड वीक ट्रेड डील्स इज अनफेयर एंड इनकरेक्ट। वो कहते हैं हम 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे लगातार, दुनिया भर में मंदी आई हुई थी 2008 में, हम उससे भी बाहर निकल गए, हम पर असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा दुनिया भर के नेता जो हैं वो डॉक्टर सिंह से सलाह मशवरा करते थे इकोनॉमी के ऊपर, हमारी GDP 3 गुना बढ़ गई उन 10 साल के अंदर, हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 320 बिलियन हो गया, रुपया उस वक्त 58 रुपए पे डॉलर पे था, आज वो 91 पे है डॉलर के सामने। हमने ट्रेड डील्स की आसियान, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया के साथ, और हमने बिल्कुल बराबरी के भाव से की, किसी के सामने हम दबे छुपे नहीं। हाँ, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि आपने यूरोपियन यूनियन, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ट्रेड डील की है वो ठीक है, लेकिन यूएस के साथ जो आपने ट्रेड डील की है वो सेल आउट है, और उस पर अभी जवाब आपके पास नहीं है देने के लिए। बाकी को ठीक मान रहे हैं, यूएस वाली पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, मुझे बताइए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है या वाकई कुछ समझने वाली बात थी इसमें? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट इसलिए है, हेडलाइन मैनेजमेंट मैं नहीं कहता। एक तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सवाल करना कि क्यों दिया इंटरव्यू, ये तो कोई बात नहीं है ना मेरे हिसाब से। और फिर जवाब नहीं देते हैं तो आप ये सवाल करते हो कि भी जवाब नहीं दिया सरकार ने। लेकिन इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सवाल राजनीतिक हवा में, राजनीतिक समंदर में तैर रहे थे और वो सरकार को परेशान कर रहे थे, और सरकार को लग रहा था कि ये जो सवाल है वाजिब है कि नहीं वाजिब है, ये तो अलग मुद्दा होगा कि कितनी बातें की गई है, लेकिन पॉलिटिक्स तो परसेप्शन से चलती है जी। राहुल गांधी जी और विपक्ष में जो भी लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं, और ये मसला कुल मिलाकर यूएस डील को लेकर ज्यादा बढ़ा। हाँ, उसी को लेकर, उसको लेकर है। यूरोपियन डील पर तो सब लोग सहमत है कि उस तरह का काम नहीं हुआ। यूएस डील को लेकर है कि क्या ये परसेप्शन बन रहा है कि यूएस डील पर सरकार झुक गई या सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए या दबाव में आई है। ये राहुल गांधी ने कुल मिलाकर नैरेटिव बनाने की बात की। तो उसके लिए जरूरी था कि सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए। सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए, उन्होंने इस जो धुंध थी उसको और गहरा किया, जिसमें पीयूष गोयल जी और डॉक्टर एस जयशंकर का मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ। अच्छा, उनसे कोई क्लैरिटी नहीं आई कि भाई ये सारी सवालों के जवाब मिलने चाहिए। तो फिर लगा होगा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स हैं जो इस पर सारी चीज़ों को साफ कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से साफ किया। इसका मतलब भी ये नहीं है कि अब खत्म ही हो जाएगा। राहुल जी तो सवाल उठा सकते हैं जब तक नहीं उठाए जाएंगे, जब तक उनको नहीं लगता कि सब बातों का जवाब मिल रहा है। तो वो हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं, मुझे लगा कि जो धुंध बन गई थी, जो नैरेटिव बन गया था, उस नैरेटिव को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री को लगा होगा कि इन बातों का जवाब दिया जाए। सर, अब अगली एक और मुद्दा ऐसा जिस पर बहुत धुंध है, और उसको बीजेपी ने अब थोड़ा कांच साफ करने की कोशिश की, कितना हुआ ये देखते हैं। आरोप भी लगाया है पलट के। एप्स्टीन फाइल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा, एप्स्टीन की वजह से, अनिल अंबानी की वजह से बंदा पीएम कॉम्प्रोमाइज, हरदीप पुरी का भी नाम लिया गया, सारी बातें हुई। अब अमित मालवीय जो है, बीजेपी के तमाम लीडर्स इनफैक्ट कल से एक चिट्ठी घुमा रहे हैं। ये एक 6 पन्ने की चिट्ठी है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यूएस कांग्रेस को लिखी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ही एप्स्टीन फाइल्स के जितने डॉक्यूमेंट थे, कोई 30-40 लाख, वो सारे रिलीज किए थे, वो ईमेल्स वगैरह। और इसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस की एक लिस्ट दी है। वो मैंने पढ़ा भी इसको पूरा प्रॉपर। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें हम जिन लोगों के नाम दे रहे हैं, इनको वो कह रहे हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। तो उनका कहना ये है कि ये वो लोग हैं जिनका एप्स्टीन और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, ये मिलके, वो मैक्सवेल, ये लोग मिलके काम ऑपरेट करते थे। इनके मैटर्स से जो लोग जुड़े हुए, किसी की फोटो सामने आई, किसी की ईमेल में डायरेक्ट रेफरेंस है, उस टाइप का। लेकिन ये क्लियर किया है कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सीधे उस विषय से जुड़ते हो, मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट वाला मामला जो है उस विषय से सीधे जुड़ते हो। तो उसमें बहुत सारे नाम है, लेकिन इसमें किसी भारतीय का नाम नहीं है, किसी भारतीय का इसमें नाम नहीं है।
एक 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 इंडियन नेम है, लेकिन अब वो मैं पहचान नहीं पाया इनको। प्रमिला जयपाल का नाम इसमें दिया हुआ है, किस कैपेसिटी में मुझे पता नहीं। बाकी इसमें बिल क्लिंटन का, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर का नाम है, कई फिल्म स्टार्स का इसके अंदर नाम है, बहुत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के नाम है। नयाम चॉम्स्की बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है अमेरिका के, टोनी ब्लेयर उनका भी नाम है इसके अंदर। तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है ये, लेकिन इसमें भारत का कोई व्यक्ति जो है वो नहीं है। तो ये बात इसको बीजेपी ने उठाया और कहा है कि ये राहुल गांधी का जवाब है। ये इसमें राहुल गांधी का जवाब नहीं है ना, लेकिन आप नहीं मानते इसको राहुल गांधी का जवाब? नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बात नहीं कही कि हरदीप पुरी या अनिल अंबानी या जो भी लोग हिंदुस्तानी लोग जिनका चर्चा हो रही है वो सेक्स स्कैंडल जो सो कॉल्ड है, मतलब अभी हमें नहीं पता उसमें जो एप्स्टीन का है उसमें शामिल है। ये सवाल उठाया गया कि वो जब अपराधी घोषित हो गया एक तरह से एप्स्टीन, उसके बाद हमने क्यों मुलाकात की, और वो मुलाकातें आपको शक के दायरे में डालती है। इसलिए ये कहना कि ये सफाई दे रहे हैं कि नहीं है, ये नहीं है। मुद्दा तो दूसरा था ना, और ये गंभीर मुद्दा है। Morally भी ये खराब है। और ये मोरली भी खराब है। अगर और हरदीप इसका जवाब पुरी तो आज हो गया, 2008 अमित में मालवीय ने जवाब दे एप्स्टीन दिया, के- वो तो ठीक है। जवाब में उनके जवाब में भी कोई गलत बात मैं और नहीं क्लैरिटी कर देता हूं। इस चिट्ठी में ये लिखा है, नेम्स अपीयर इन द फाइल्स रिलीज अंडर द एक्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नाम है, संदर्भों में नाम है। फॉर एग्जाम्पल, सम इंडिविजुअल्स हैड एक्सटेंसिव डायरेक्ट ईमेल कॉन्टैक्ट विद एप्स्टीन और मैक्सवेल, while other individuals are mentioned only in a portion of a document that on its face is unrelated to the Epstein and Maxwell सौरभ, matters. कुछ और भी इसका हो, मसला तो कुछ- वैसे ही कोई नहीं रहता, मतलब मेरा ये क्योंकि कहना है, जब कुछ भी- खुद हरदीप पुरी ने कह दिया कि उनकी मुलाकात हुई है या बातचीत हुई है या कांटेक्ट में रहे हैं, तो इसके बाद उस लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है, ये तो बेमायने बात होगी। मैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल देख रहा था, पवन खेड़ा जी से हुआ था। उन्होंने कहा कि क्या आपने आरोप लगाया कि सेक्सुअल मिसडिमीनर वगैरह कुछ एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी जी को लेकर, तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा लेकिन क्या आपका इशारा उस ओर था? उन्होंने कहा मैंने इनडायरेक्टली भी ये नहीं कहा। बिल्कुल ठीक सौरभ, बात है। तो बिल्कुल, यही पर बात आप कह रहे ये हैं ना। बताइए, तो फिर विवाद क्या है? फिर इसमें- सौरभ, नहीं, नहीं, हरदीप विवाद ये है पुरी क्योंकि जो बिल्कुल है। अपराधी है उसके साथ आपकी मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी, ये मुद्दा है। सर मैं एक और बात इस बताऊं, मुद्दे मैं एक को बात- आप- अच्छा एक ठीक है, मैं इसमें ऐड हम लोग भी ना करूंगा। बहुत पॉलिटिकली करेक्ट मैं होकर बात इसमें एक करते हैं। थोड़ा सा- मतलब हम नहीं, इतना नहीं, मॉरल हाई स्टैंड ले मैं एक लेते बात हैं। सर मैं बताऊं, 10 सौरभ। सेकंड, सर 10 सेकंड। इस लिस्ट के अंदर बिल क्लिंटन से लेके जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेकर के 6 वो क्यूबा वाले जो थे डिक्टेटर, सबका नाम है। क्या बता रहा है ये कि ये आदमी इतना कनेक्टेड आदमी था अमेरिका में कि सारी दुनिया के लोग जो है वो इससे जुड़ते थे। क्यों? एक्सेस के लिए, इससे अमेरिका की पावर्स में एक्सेस के लिए जुड़ते थे। ठीक है, लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर बता दूं कि 10 देशों में 80 बड़े लोगों के इस्तीफे भी हो गए इसी कारण से। ये भी समझ लीजिए बात को। सर अब वो आप कहोगे कि वो राजकुमार है इंग्लैंड वाला, उसका तो मिसकंडक्ट में नाम है ना, इसलिए इस्तीफा हुआ ठीक उसका। है, आप मैं बचाना एक चाहते हैं, सिर्फ बचाइए। राहुल बचा जी नहीं, बोलने आप का। नहीं, मैं एक मतलब चीज- अमित मालवीय मैं यदि इसको आरोप बचाना आरोप क्लियर होना चाहिए। राहुल जी, आरोप मैं एक क्लियर है, मिनट- आरोप मैं क्लियर है। एक चीज आरोप लगाया ही बोलना नहीं ये चाहता गया कि हाँ, यौन वाले मसले पर 2008 हरदीप में पुरी जो को शामिल आदमी किया गया। पीडोफाइल जो है वो डिक्लेयर हो गया हो, क्या आप उससे कांटेक्ट रखना चाहेंगे? और क्यों 2014 जरूरत है, ये तो तक बताएंगे आप। हरदीप पुरी पीडोफाइल के साथ कांटेक्ट में ही नहीं रहा, मिला भी। वो अगर उसके, मुझे पूरी वो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा उस केस की। वो व्यक्ति 2008 में उसके ऊपर चार्ज प्रूव हुआ था, उसके बाद वो बाहर आ गया। वो बाहर कैसे आ गया? अरे वो तो बाद में डिक्लेयर होगा ना कि क्या आपको सजा वो होगी। मैं एक बात सवाल आपसे पूछ रहा पीडोफाइल हूं, के वो बाद- कन्विक्ट हुआ, उसके बाद बाहर आ गया ना अमेरिका में ही। उसने खुद ही माना था ना कि मैंने किया ये सब। उसके बाद आप और टच में मतलब रहे। पिक्चर सब कुछ आ गया। सवाल इसमें केवल ये हो रहा है कि भाई आपको उससे मिलना चाहिए कि नहीं एक जवाब मिलना आज चाहिए। कुछ बोलना चाहिए। देखिए, जेफरी एप्स्टाइन एक नीच, पापी, बहुत घटिया किस्म का व्यक्ति था। अब भारत की राजनीति में मैं ये नहीं कहूंगा कि जो राडिया टेप्स थे या अमर सिंह टेप्स थे वो किसी को याद है कि नहीं, किससे किससे वो लोग मिलते थे, किससे किससे संबंध थे, सब भुला गए लग रहा है। ऐसे नैतिकता के शिखर पर सब बैठे हुए हैं, लग रहा है कि जैसे भारत में इस तरह का काम कोई करता ही नहीं था और कभी कुछ हुआ ही नहीं। दलाल, ब्रोकर, मध्यस्थ, लाइजनर वो रहे ही नहीं। जेफरी एप्स्टाइन की नीचता को लेकर नैतिकता के आधार पर कहें, बिल्कुल गलती से भी हरदीप पुरी को नहीं मिलना चाहिए था और हरदीप पुरी बताएं। तो बस यही तो लेकिन सवाल नहीं, है। वही यही नहीं सर, बात मैं पूरी कर लूं क्योंकि वो बात तो आ ही गई। लेकिन नैतिकता के आधार पर क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका में बन सकते हैं? पहले कार्यकाल के पहले उनके जो वीडियोज, एक मिनट सर पूरी बात कर लूं, उनके जो वीडियोज और उनकी जो जो पार्टीज की, उनका क्या वो बंगला है वहां पे जो पार्टीज की फोटो आई थी, क्या उस सब के बाद उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए? तब उससे तुलना हम भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं क्यों कह रहा हम हूं? तय करेंगे क्या? ये बस अमेरिका हम तय तय करेंगे क्या?
हाँ, हम नहीं तय हम करेंगे, लेकिन अमेरिका हरदीप का पुरी के बारे राष्ट्रपति में हम तय करेंगे। नैतिकता, हाँ, हरदीप पुरी की नैतिकता तय करेंगे। हाँ। लेकिन सर दुनिया के किस हिस्से में कौन मिल रहा है, और मैं जानता हूं कि इस वक्त जो डिबेट है ना उसको इस तरह से कहा जा रहा है, अब राहुल गांधी अगर जाकर किसी से मिल रहे हो और हम उसके सारे जितनी तरह की चीजें उसको शामिल कर दें। मैं आगे बढ़ते हुए सर, क्योंकि समय और चला जाएगा, मैं एक छोटी सी बात सिर्फ ये कह रहा हूं मैं एक छोटी सी बात कह अगर देता हूं। कोई गड़बड़ है, भारत सरकार, भारत के हित, तो हरदीप पुरी क्या नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछे। लेकिन बात यह है कि अमेरिकी जो सिस्टम है उसको आप यहां से गवर्न कर सकते हैं क्या? उसको ठीक कॉन्टेक्स्ट कर क्लियर सकते हैं? रहना संभव नहीं। चाहिए, आरोप का आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहना चाहिए। एक बात ठीक है, आपने कहा कि अगर वो आरोपी सिद्ध हो गया था तो फिर नहीं मिलना चाहिए था, एक बात समझ में आई। लेकिन स्वर्गीय अमर सिंह जी नहीं है, लेट अमर सिंह जी, किसी के बारे में हम बात कह रहे हैं। अमर सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी ऑडियो टेप रुकवाए थे, गलत तो नहीं कह रहा सर? बिल्कुल। अरे सर, किससे बातचीत की, आप उसको गूगल कर लेना। एक और मैं लाइन नाम नहीं बोल देता लेता। हूं, एक और लाइन। अमर सिंह के वो सारे कांड उसके बाद भी क्या किसी ने मिलना बंद कर दिया? अरे अमर सिंह से? किसके वीडियो रुकवाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जाकर उसकी लिस्ट दें। यहां जिस पार्टी के हैं उनकी लिस्ट दी जाए। और अब हम यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बन मैं गए। कह रहा हूं ये भारत हैरानी हो के रही है हितों कि के हम खिलाफ है तो हरदीप उस पर पुरी बात को करिए। बचाने सवाल- के लिए करना ही नहीं, नहीं, ये सारे हरदीप तर्क दे पुरी रहे या हैं। मोदी सरकार को बचाने का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा चलिए और आगे क्या आगे मतलब बढ़ते है? हैं। यही मतलब है। एप्स्टीन की बात हुई ना, अखिलेश यादव जी मतलब को ये एक है, अच्छे ये आदमी हम के ऐसे तरह- बात कर चलिए रहे छोड़ो ना, हैं। हमें याद थोड़ी किया लड़ना है जाता सर। है। क्या? अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट, समीर जी, अब अखिलेश यादव जी ने बात शुरू की एप्स्टीन से। ये मैं बयान आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं समझना चाह रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। वो एप्स्टीन से शुरू हुए, वो सोशल मीडिया पे आए, फिर वो सोशल मीडिया से शेयर पे आ गए। फिर ट्रेड डील पे चले गए। तो आप सुनिए जरा उनका बयान। वो तो अलग ही ये सोशल मीडिया बड़ा खराब है। और देखिए मैं आपसे कह रहा हूं बॉस, देखिए मैं पत्रकार साथी, देखिए एप्स्टीन फाइल्स आई हैं ना, कितने दिनों बाद आई, कब की बनी रही होंगी, और दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्रिएट किया है, अपना सोशल मीडिया, अपने टूल्स, अपनी चीजें। क्या पता कल फेसबुक का आ जाए सब डेटा, कब इंस्टाग्राम का आ जाए, कब व्हाट्सएप का आ जाए। इसलिए बदलती हुई दुनिया में आप हम सब लोग सावधान रहें। और फिर अमेरिका से एप्स्टीन फाइल्स तो एक विषय है, एप्स्टीन फाइल्स तो एक विषय है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय सोचिए आपने पूरा बाजार अपना अमेरिका को दे दिया। मतलब वो एप्स्टीन फाइल बड़ी खतरनाक है। एप्स्टीन फाइल कितने सालों से थी, अब जाके जारी हो गई है। सोशल मीडिया पर बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्या पता व्हाट्सएप का और इसका भी कभी डेटा, फेसबुक का भी डेटा कभी आ जाए, लीक हो जाए। तो अखिलेश जी क्यों डरे हुए थे? फिर क्या, फिर उन्होंने कहा कि आप और उसके ऊपर से आपने अमेरिका को सारा बाजार भी दे दिया है। फिर उन्होंने कहा कि वो ट्रेड डील भी आपने कर ली है, आपके शेयर का क्या होगा, मेक इन इंडिया के शेयर का, वो तो जंग खाएगा। देखिए आजकल अखिलेश यादव रोज पत्रकार वार्ता लेते हैं और रोज घुमा घुमा के मतलब बातें करते हैं, कहाँ शुरू होते हैं और कहाँ जाके रुकते हैं वो अखिलेश यादव को भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अखिलेश यादव ने तो जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तब इनके पार्टी के राम गोपाल जी ने भी इस संदर्भ में जिक्र किया था जिसका अखिलेश यादव जिक्र कर रहे थे। तो अखिलेश यादव बेसिकली वहाँ से बोलते हुए वो सीधे आ गए थे ट्रेड डील को लेकर। लेकिन ट्रेड डील पर अगर अखिलेश यादव को लगता है कि भाई कुछ गलत हुआ था कि आपने सारा बाजार अमेरिका लिए खोल दिया, भाई बाजार है, अमेरिका का बाजार भी हमारे लिए खुलेगा और हमारा बाजार भी दूसरों के लिए खुलेगा। अगर हमारा हित उसके अंदर सत्ता है तो उसमें क्या बुराई है। तो अखिलेश यादव तो बड़ी पार्टी के नेता है भाई, आपके 33 सांसद है, पार्लियामेंट में बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी बात रखते हैं, प्रश्न सरकार से पूछते हैं, सरकार का जवाब इस मामले को लेकर सुनते हैं। तो अखिलेश यादव तो एक्चुअली 2027 की तैयारी कर रहे हैं और वो हर चीज को लेकर अब उत्तर प्रदेश पर लेकर जा रहे हैं। वो एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, वो व्यापार की बात कर रहे हैं। बीच में अभी 2 दिन पहले उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर कहा था कि भाई अब योगी नहीं कहेंगे, हम उन्हें बिष्ट कहकर पुकारेंगे, इस तरह से अखिलेश यादव अब बिहेव कर रहे हैं और 2027 की वो तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। मुझे लगता है अखिलेश यादव को अगर लगता है कि व्यापार में कुछ गलत हुआ है तो अखिलेश यादव एक पत्रकार वार्ता ले, तमाम सिलसिलेवार प्रश्न सरकार से पूछे, सरकार उसके लगेगा कि अखिलेश के यादव के प्रश्नों में दम है तो सरकार जवाब देगी। मुझे लगता है कि पीयूष गोयल का जवाब आने के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि किसानों के हित के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं हुआ है। चूंकि किसानों ने भारत बंद बुलाया था, किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को, राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान के किसानों को जिस तरीके से भड़काने की कोशिश अखिलेश यादव भी हवा देंगे ही। बिल्कुल हवा देंगे और ये चाहते हैं कि फिर वैसी अराजकता स्थिति हो जो पहले किसान आंदोलन के नाम पर कुछ नेताओं ने दिल्ली में। सर एक खबर जरा दिल्ली के जेएनयू से आपको मैं बता दूं, यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के जो विवाद हुआ
उसके बाद जेएनयू में अभी भी एजिटेशन चल रहा है, नारेबाजी फिर हुई वहां पर और आपत्तिजनक नारेबाजी हुई है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने इस विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया था। जो नारे लगे वो विवादास्पद थे। प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, आरएसएस को चीर कर, बीजेपी को चीर कर, बिरसा फुले आंबेडकर, बीजेपी की छाती पर बिरसा फुले आंबेडकर, अमित शाह की छाती पर बिरसा फुले आंबेडकर और ऐसे ही नरेंद्र मोदी की छाती पर भी बिरसा फुले आंबेडकर। एक बार सुन लेते हैं जरा सा। इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 प्रतिवाद में प्रतिवाद में कांग्रेस काला करो काला करो काला करो तो एसएल के कांग्रेस काला करो तो ट्रिपल एस के कांग्रेस काला करो एसआईएस के कांग्रेस काला करो तो एसओई के कांग्रेस काला करो अब मैंने जब ये देखा ना सर रात में, तो मुझे वो पीयूष मिश्रा याद आ गए, एक्टर जो है। उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। उसमें उन्होंने कहा था ये लेफ्टिस्ट ने मुझे बर्बाद कर दिया, कम्युनिस्टों ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो सारी जिंदगी ऐसे ही नारे लिखते रहे, सारी जिंदगी इनके नाटक लिखते रहे, डायलॉग लिखते रहे लेफ्टिस्ट के। बोले मेरे घर में रोटी नहीं होती थी, लेकिन मैं इनके प्ले बना रहा होता था, मैं इनके गाने लिख रहा होता था, पैसा एक नहीं देते थे। अब मैं नहीं कहता कि क्या करें, ये सबकी अपनी चॉइस है, वो किसके साथ जुड़ना चाहें, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। और अभी लेफ्ट को लेकर एक कहा भी, अमित शाह जी का भी बड़ा बयान आया था, हमने चर्चा भी की थी कि इस विचारधारा ने खून खराबे के अलावा दुनिया को क्या दिया है आज तक। ये भी बात होनी चाहिए सर। लेकिन हमारे यहाँ जेएनयू गढ़ बना हुआ है लेफ्ट। हाँ, गढ़ बना हुआ है, ठीक है। लेफ्ट अपनी विचारधारा है, उसको लेकर करते रहे। और वो अपने आप जब विचारधारा समाज के साथ नहीं चलती, सोसाइटी के साथ नहीं चलती, या उसको आगे नहीं बढ़ाती, तो अपने आप खत्म होती जाती है ना। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में लेफ्ट का पूरा दायरा कमजोर हो गया। जेएनयू में बचा हुआ है और अभी केरल में बचा हुआ है। यदि राजनीतिक तौर पर देखें तो वो, यदि वो समय के साथ नहीं चलते या सोसाइटी को नहीं समझते, तो वो अपने आप खारिज होते जाते हैं। लेकिन फिर से मैं ये बात पर कहना चाहता हूं कि लेफ्ट पार्टी को या लेफ्ट विचारधारा को केवल खूनी विचारधारा के तौर पर देखना ठीक नहीं है। लेफ्ट की एक विचारधारा है, वो हो सकता है आज के समय को नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए वो खत्म होते जा रहे हैं। वो अपग्रेड नहीं कर रहे अपने आप को, या हो सकता है कि वो अपने हार्डकोर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला वर्ल्ड कप में हुआ और एक बार फिर भारत ने पीटा पाकिस्तान को और वर्ल्ड कप में अब भारत का रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप में हो गया है 8-1। इस हार के बाद पूरा पाकिस्तान सदमे में है, पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है जैसे। और मोहसिन नकवी जो इनके होम मिनिस्टर और ये जो इनके क्रिकेट बोर्ड के चीफ थे, वो कुछ दिनों तक तो इस मैच को लेकर के धमकियां दे रहे थे कि हम खेलेंगे नहीं, हार को देखकर मैदान से भाग खड़े हो गए थे पहले। लेकिन कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान सरकार का मंत्री और पीसीबी अध्यक्ष अपने खिलाड़ियों को पवेलियन लौटता देख माथा पीट रहा था और 8 विकेट गिरने के बाद भागने में ही उसने अपनी भलाई समझी। पाकिस्तान के अंदर टीवी टूट रहे हैं, कहीं पर लड़कियां रो रही हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक किस्म से मातम मना रहा है। वो आप ये तस्वीरें, तो ये तो रिचुअल है, भारत से मैच हारने के बाद ये होता ही है। और हाथ नहीं मिले, कप्तानों के हाथ भी नहीं मिले, ये बड़ा क्लियर कर दिया गया था। उसको लेके हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा ये कुछ आप पाकिस्तानियों को बेचारों का दर्द देख लीजिए। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी, ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है, इंडिया के हाथ से एक दफा बेइज्जती करवाइए। मैं इनके अंदर घुस के फटूंगा, मैं इनके अंदर घुस जाऊंगा, मैं इनके अंदर घुसूंगा, मैं इनके अंदर घुसूंगा, मैं फटूंगा, मैं इनकी मारूंगा, मैं इनको जलील कर दूंगा, मैं इनको दफन कर दूंगा, मैं इनको मारूंगा, मैं इनको जलील कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, मैंने नहीं छोड़ना। या मैंने अपना मार लेना, या मैंने अपना मार लेना, या मैंने अपना मार लेना, या मैंने आपको मार देना। क्योंकि आप लोग जिस तरह की क्रिकेट आप लोगों ने खेली है ना,
97 पे 9 आउट कर दिए थे, 97 पे 9 आउट कर दिए थे, 97 पे 9 आउट कर दिए थे। क्या कंपैरिजन है आपका इंडिया के साथ? खुदा की कसम, इंडियन कमेंटेटर भिगो के आपके मुंह पे मारे थे। यूं कहते नहीं है कि ये इंडिया से अपना कंपैरिजन कर सके। हम लोग करने क्या है दुनिया में? नहीं, हम पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही काम है कि हमने इंडिया से जलील होना है। पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं पाकिस्तान में लोगों को। अच्छा, हुआ ही कुछ ऐसा है। अब पिच जो थी, जो कमेंटेटर्स बता रहे थे, बड़ी टफ पिच थी। उसके ऊपर भारत ने 175 स्कोर कर दिया। और जो ईशान किशन ने जो पारी खेली है, ब्लाइंडर जो उन्होंने खेला है, वो पाकिस्तान को तो समझ ही में नहीं आया उसके बाद। और फिर उसके बाद एक एक करके जैसे उनके बल्लेबाज आउट होते गए। लेकिन पूरे पाकिस्तान में मातम नहीं है, एक जगह लड्डू बटे हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान का वीडियो आपको दिखाता हूं। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पाकिस्तान की हार और भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। तो ये तो खैर वहां होना ही था, बलूचिस्तान में तो ये होना ही था। अब पूरे अफगानिस्तान में भी यही है। अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स जो हैं वो लगा करके लोगों ने प्रोजेक्टर पर मैच देखा है और एक एक पाकिस्तानी बैट्समैन के आउट होने पर जमकर नाचे हैं वो। तो ये बताता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रखता है। लेकिन कल मैच के से पहले सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने, मैच के बाद टीमों ने और मैच से पहले कप्तान होते हैं, हाथ नहीं मिलाया। इसको लेकर हमारे यहां पर पॉलिटिक्स हो रही है। राशिद अली साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे जो क्रिकेट कैप्टन है, इनका कद हमारे विदेश मंत्री से, सरकार से ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि इन्होंने हाथ ना मिला के बड़ा साफ साफ संदेश दे दिया। जबकि हमारे विदेश मंत्री जब ये गए थे बांग्लादेश, तो उनकी, आपकी खालिदा जिया की डेथ हुई थी, आपको जब याद होगा, तो उस वक्त पाकिस्तान के स्पीकर भी आए थे। अब एक कमरे में बैठे हैं, तो वहां उन्होंने कर्टसी से जयशंकर जी ने हाथ मिला लिया था पाकिस्तान के स्पीकर से। तो वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा कप्तान इतना समझदार है, पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता। विदेश मंत्री तो बांग्लादेश जाके हैंडशेक करके आ गए। निश्चित तौर से हमारी क्रिकेट का जो कैप्टन है, उसने एक मैसेज दे दिया। जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको शर्मिंदा होना चाहिए। क्रिकेट के टीम के कैप्टन का कद हमारे विदेश मंत्री से ज्यादा बढ़ गया। उसने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और विदेश मंत्री पाकिस्तान के स्पीकर से बांग्लादेश में ढाका के अंदर खुद आगे बढ़कर हाथ मिला रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाते हुए वो गर्व महसूस कर रहे हैं। मोदी साहब ने मन भी पढ़ लिया कि वो गर्व भी महसूस कर रहे थे। एनीवे, संजय राउत साहब को सुनिए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। मैच क्या होता है, मैच होना ही नहीं चाहिए था। और ये मैच इंडिया पाकिस्तान का था ही नहीं, ये मैच जय शाह और पाकिस्तान का था। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट आप खेल रहे हो, वहाँ पाकिस्तान पहलगांव पुलवामा में हमारे लोग, अब तक उनकी वो मस्ती गई नहीं है पाकिस्तान की। लेकिन ये पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं था, ये जय शाह और पाकिस्तान का मैच था। ये जय शाह की मर्जी से हुआ है। पाकिस्तान को इस मैच से बेटिंग के माध्यम से, गैम्बलिंग के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया मिला है। उसमें से कुछ पैसा तो टेररिस्ट के पास जाएगा ही। वही टेररिस्ट फिर वापस हमारे पास आएंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, फिर आप ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाएगा, फिर आप क्रिकेट खेलोगे। ये सिलसिला चल रहा है। बड़ी डीप जानकारी निकाल के लाए संजय राउत साहब। इससे भी भारत ने जो है फाइनेंशियल मदद की पाकिस्तान की। नहीं, बैटिंग के बारे में जानकारी बड़ी अच्छी है, मैं ये बोलूंगा। बस बाकी तो देखिए, किसी भी दुश्मन देश के साथ अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये तो आईसीसी में काफ़ी देर तक चलता भी रहा। हम जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने पहले मैच खेलने से मना किया, फिर किस तरह से आईसीसी की तरफ से जब उनको धमकाया गया तो उन्होंने मैच खेला। अब ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन भारत को क्यों हाथ मिलाना चाहिए? ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं कि हाथ मिलाया जाए, कोई लिखित प्रोटोकॉल है नहीं। वो तो कह रहे खेल क्यों रहे हो। अब ये हाथ तो मिलाना तो दूर की बात। ये तो देखिए, आईसीसी में जो भी नेशंस हैं उनको नेचुरली आईसीसी के हिसाब से खेलना भी पड़ेगा।
वो तो उनके रूल्स हैं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप पे अलग अलग तरीके से एक्शन होंगे। और उन्होंने जय शाह का नाम लिया, जय शाह आईसीसी प्रेसिडेंट है, अमित शाह जी के बेटे हैं, तो सूट करता है उनको कि जय शाह ने मैच करवाया ये। तो राजनीति तो वो खुद ही ला रहे हैं ना क्रिकेट में। आप दूसरों को बोलते हैं कि राजनीति ला रहे हैं। नहीं, अगर जय शाह बनाम पाकिस्तान है तब तो बड़ा बढ़िया जय शाह पिटाई करवा रहे हैं। अगर ये उस तरह का मैच नहीं है, जय शाह वाला मैच है, तो जय शाह ने तो कमाल किया है, ऐसे गधा टाइप पिटाई हो रही पाकिस्तान की। तो ये तो संजय राउत जो सट्टा विशेषज्ञ हो गए हैं, तो वो तो गजब बात कर रहे हैं, जय शाह ने खूब पाकिस्तान को पिटवाया। उनके कहने का तो यही अर्थ निकलेगा। तो मतलब पता नहीं ये तो पाकिस्तान का दिन अच्छा था कल सर, इसलिए ये अच्छा था कि नहीं, अच्छा दिन था। अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गया कल। हाँ, अगर ये तो अभिषेक शर्मा अगर टिक जाता कल अगर, तो पाकिस्तान को कहां ले जाके खदेड़ के मारता वो, ये पाकिस्तान कल्पना नहीं कर सकते कि वो क्या बल्लेबाजी करता। लेकिन पाकिस्तानी अपनी टीम से ज्यादा नाराज है अपने बोर्ड के चेयरमैन से, मोहसिन नकवी से, ट्रॉफी चोर। वो कह रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, तुमने थूक के चाटा है, पहले बॉयकॉट किया था तो पलटे क्यों, और पलटे फिर हारे भी। भाई अभी भी पाकिस्तान से खेलना है क्या? मेरे ख्याल में वो फैसला ज़्यादा ठीक था कि हम पाकिस्तान से नहीं खेल रहे। और जब ये पता चला कि हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो हमें ये भी पता चल गया था कि शायद बहुत ही बुरे हालात होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज बॉलिंग की गई है, मेरे ख्याल में सख्त वर्ड इस्तेमाल करूँगा, बहुत ही पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की गई है। और इस दफ़ा बात ये हो रही थी कि वर्ल्ड कप की सबसे टॉप स्पिन अटैक पाकिस्तान के पास है, और ऐसे टॉप स्पिन अटैक की अगर आप बात करें और इस तरीके से खुली डुल्ली मार खाए, तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है। फिर थोड़ा सा दिलासा देता जाऊंगा कि वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हम, आगे आ जाएंगे सुपर 8 में। नमीबिया को मारेंगे, कूटेंगे, छक्के चौके मारेंगे, विकटें उड़ाएंगे। जब अच्छी टीम आती है तो हमारी खुद विकटें गिर जाती हैं, जिस तरह आज हमारे साथ हुआ। 175 रन पैथेटिक बॉलिंग करके करवा दिए, लेकिन हमारी बैटिंग ने क्या बैटिंग की है। हम आगे देखिए टूर्नामेंट में क्या होता है। भारत तो सुपर 8 के अंदर पहुंच चुका है। अच्छा, एक बड़ी, वैसे तो क्रिकेट मैच आपने पूरा देखा ही है, वो इतने सारे स्पिनर लेकर के आए थे, शायद 18-16 ओवर, 18 ओवर स्पिनर से करवाए, 18 ओवर, 7 और लोग हैरान है, वहां भी लोग हैरान थे कि ये टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग क्यों कर रहा है, बॉलिंग क्यों कर रहा था पाकिस्तान। तो वो जो उनके कैप्टन है, उनको इस बात पर गालियां पड़ रही हैं कि तुमसे इतना बुनियादी डिसीजन नहीं हुआ। अच्छा, वो कैप्टन का अकेला डिसीजन नहीं होता, वो तो पूरी टीम मैनेजमेंट कॉल लेती है उस पे, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। सर वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो बॉयकॉट करते हैं। नहीं, वो तो देखो फैंस का गुस्सा है। फैंस है ना, अपने देश की टीम से बहुत उम्मीद करते हैं कि भाई ठीक है, होना चाहिए। फिर हर बार लगता है कि इस बार तो निकाल ही लेंगे। हालांकि हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, कल दोपहर में वो आपको सुन लेते तो शायद इतना गुस्सा नहीं होते या कम लोग देखते। तो उनके फैंस का गुस्सा जायज़ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो फैसला करना था वो नहीं समझ रहे कि वो 1500 करोड़ रुपए का मसला था। मैच खेलने का, नहीं खेलने का, उससे तो नुकसान हो जाता ना पीसीबी का, फिर तो आगे का भी नंबर कभी नहीं आता उनका। तो इसलिए वो हार भी गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बचा हुआ। सीरियस नोट, ये सेंसिबल डिसीजन था इनका कि सेंसिबल खेले। डिसीजन हाँ, ये ना खेलते तो और बुरा होता है। फैंस का गुस्सा समझ में आता है कि फैंस नाराज होते हैं। और भारत पाकिस्तान मैच को तो लोग, मतलब चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, हमारे ऐसा नहीं होता है। लेकिन मतलब हम भी हारे हैं पाकिस्तान से, और मतलब 90s वगैरह में तो पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत थी, तो लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था। ये पाकिस्तान के अंदर, ये एक्चुअली ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। कुछ भी करो, इंडिया से मत हारो, इंडिया से मत हारो, बाकी किसी दुनिया में जहां जाओ। तुम अमेरिका से हार गए, कोई बात नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट में अमेरिका से हार गए थे, लेकिन इंडिया से नहीं हारना। अब इनके एक्स क्रिकेटर्स के रिएक्शन दिखाता हूं आपको। शाहिद अफरीदी अब कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं, ये लोग खेले जा रहे हैं। जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बाहर बैठे उनको खिलाएं। फिर क्या ज्यादा फर्क है। और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अपने खिलाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। वो इस हार से इस कदर शर्मिंदा है कि उन्हें शब्द नहीं मिल रहे, बोले तो क्या बोले। बेचारा आदमी है वो, उनका जो एंकर है क्रिकेट का, वो मजे ले रहा है कि भाई ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, इंडिया वालों तुम्हें लगता होगा हम बड़े मायूस हैं, हमें आदत है इंडिया से हारने की। अच्छा, मैंने ये शो का थोड़ी शुरुआत का भी क्लिप देखा हुआ था मैच से पहले का। तो ये मैच से पहले कह रहे थे कि इसने फलाने ने इतने रन कर दिए और पाकिस्तान जीत गया, और ये प्लेयर अगर चल गया तो 3-4 वो एक्स प्लेयर्स बैठे इनके सामने।
वो कह रहे हैं आज सारे यूनिट को मेरी तरफ से खाना, कोई कह रहा है जो कहोगे मैं वो खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मतलब ये दावे हो रहे थे वहां पे। हाँ। भरोसा था कि उन लोगों को भरोसा था जरूरत कि नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला, जरूरत उसकी नौबत तो नहीं कल आएगी। तो हो सकता है वो कुछ भी कह देते कि तुमको इतने लाख देंगे, ये गाड़ी देंगे, ये गिफ्ट देंगे, आज कल वो कुछ भी कर सकते थे, उनको भरोसा था। और ये अपने लोगों पर भरोसा ऐसा बड़ा मुश्किल से आता है। और ये भरोसा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को ये भरोसा सूर्य कुमार यादव पर था। पाकिस्तान के लोग मैच से पहले भविष्यवाणी कर रहे थे कि जीतेगा भारत। देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस असली। हाँ? भाई वो अब ठीक है अपनी टीम के साथ तो है, लेकिन दिल और दिमाग अलग अलग बात कह रहे हैं उसकी। कोई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लेकर वो हारते तो समझ में आता है, इतनी बुरी तरीके से हारना पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी हार है। और सिर्फ 2 खिलाड़ी अगर 20 के रन के पार कर पाते हैं, उस्मान और शाहिद के अलावा, बाकी पूरी टीम अगर ढेर हो जाती है, 116-17 रन पे आप निपट जाते हो, 114-16 रन के ऊपर 20 ओवर आप खेल नहीं पाते हो, और भारत से आप कहते हो कि हम भारत को तो मतलब धूल चटा देंगे। मुझे लगता है कि भारत को पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए। भारत की जो बी टीम रहती है रणजी ट्रॉफी खेलने वाली, वो टीम से पाकिस्तान खेले तो लगता है थोड़ा कुछ बराबर का मुकाबला होगा। कहां भारत और कहां पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरीके से बाकी जगह भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, जैसे भारत जितना आगे बढ़ चुका है तमाम क्षेत्रों के अंदर और पाकिस्तान लगातार पिछड़ते जा रहा है, वैसा ही क्रिकेट में कि कहां भारत पहुंच चुका है और कहां पाकिस्तान है। और पाकिस्तान तो टूर्नामेंट से बाहर होने की स्टेज पे, अगला मैच हार जाएगा जिस तरीके से वो नामीबिया से खेलना है इसको, नामीबिया से खेलना है, तो जिस हिसाब से खेल रहा है तो हो सकता है कि नामीबिया पाकिस्तान को हरा दे और बिस्तर बांध के पाकिस्तान। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, देखिए इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि अभी ये हार के पिट के बाहर अभी पिटा है, अगर ये किसी तरह और सुपर 8 वगैरह में आगे आ गया, मतलब अगर डेथ मैचेस में अगर इंडिया के सामने आया ना, तो मैं तो नहीं चाहता दोबारा आए। एक बार जीत गए आप, ठीक है, अब आप टूर्नामेंट अपना अलग चलाओ टूर्नामेंट। नहीं, हम तो चाहेंगे सर ये बाहर होनी चाहिए, बार-बार आए, बार-बार पिटे सर। ये बाबर आजम, पाकिस्तान में बाबर आजम को ऑल टाइम ग्रेट्स में गिना जाता है एज ए बैट्समैन। हाँ, मतलब सचिन तेंदुलकर की कैटेगरी में वो लोग मानते हैं है कि वो क्या, मैं नहीं उस पर कमेंट करता। तो बाबर, वो मैं आपसे कह रहा था ना, शर्तें लग रही थी खाना खिलाएंगे, तो वो बाबर आजम को ही लेके लग रही थी कि बाबर मैच जिताएगा, और बाबर मैच जिताएगा तो हम यूं कर देंगे, तो हम यूं कर देंगे। आमिर भाई की रिटायरमेंट वापस लेने का नौबत आई नहीं। मैं तो पूछा था बाबर ने कितने रन बनाए, सर कितने बनाए थे? 7 बॉल पर 5 रन। वो पूरे पाकिस्तान को खाने खिला रहे थे बाबर आजम के नाम पर। लेकिन आखिर में ये बनता है इस वक्त ये बयान दिखाना आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, जो हर चीज पर बोलते हैं। अब आप सुनिए, इन्होंने इसमें ऑपरेशन सिंदूर भी घुसाया। हाँ, क्या किया था हम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने, और वही करेगा वो क्रिकेट के मैदान पे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप ख्वाजा साहब, वही किया पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर में किया था। सुनिए, ये मेरी दुआ होगी कि पाकिस्तान जीते और 25 करोड़ आवाम जो है वो दे बी ऑन द एज, कि पाकिस्तान जो है उसको फतह, जिस तरह हमने जंग के मैदान में जो है उनको फतह पाई है, इसी तरह हम जो है क्रिकेट के मैदान में फतह पाई। और हमने ये फतह अभी थोड़ी देर 2-3 दिन पहले जो है जो आईसीसी की दौड़ लगवाई है हमने, ये भी हमारी फतह है, बांग्लादेश की और हमारी जो है। इन्होंने अपनी अलग डिक्शनरी लिखी हुई है, उसमें विक्ट्री, फतेह, इसके अलग अलग मतलब हैं। मुझे तो यही लगता है। अब उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हमने हराया था, शिकस्त दी थी, और मैच में भी वही होगा। हाँ, तो मैच में वही हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, आप ऐसे ही पिटे थे उसमें भी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि ये जो हमने अभी आईसीसी की दौड़ लगवाई, ये भी हमारी जीत थी। आईसीसी की दौड़ लगवाई तो तुम्हारे लोग यही तो कह रहे हैं कि नहीं खेलते, एक बार बोल दिया था नहीं खेलना तो ना खेलते। और मैं तो बांग्लादेश का सोच रहा हूं, जिसकी चिट्ठी लेके पाकिस्तान आया था कि खेल लेना चाहिए, लेकिन उसकी नाक अलग कटवाई। इन्हें पता करना चाहिए कहीं इनकी टीम में भारत के एजेंट तो नहीं खेलने लगे हैं, क्योंकि बड़ा ये जबरदस्त चल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि बाबर कर रहे थे, बाबर तो लग रहा है कि यहाँ से सब जयशाह से तो नहीं बात करता है बाबर। ये सवाल है ना, क्योंकि जिस तरह से वो है और उसको जितना इन लोगों ने उम्मीदें पाल रखी थी, मुझे लगता है बड़ा, और चूंकि कल मैंने मैच देख ही डाला और बड़ा ऑब्वियस था, डाला सब साफ साफ दिख रहा था, मतलब कुछ उसमें 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, जब अभिषेक शर्मा आउट हुआ तब लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लेकिन आउट हुआ और दूसरी गेंद से छक्के पड़ने शुरू हो गए। ईशान किशन ने ऐसे पिटाई कर दी। तो मुझे लगता है एक तो उनको अपने एजेंट्स का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे वाले एजेंट उनके हाथ तो नहीं पहुंच गए क्रिकेट टीम में, डिफेंस में, क्योंकि वो जो कहते हैं सब जगह शिकस्त वो कहते हैं, लेकिन होती उनकी ही। चले, हमारी जो टीम है उसका जो पराक्रम है उसको मत कमजोर कीजिए। नहीं, वो तो हमारे लोग तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे, हम तो उनके लोग खेल था हमारा हो जाते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में इमोशनल मैच। आइए बात करते हैं ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की।
ट्रंप कहते हैं कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, तो चले खैर उसको लेकर उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस भी बना दिया गाजा को लेकर। अब इसके बाद उन्होंने कई दिन के बाद इसको लेकर एक पोस्ट किया है, पोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रंप कह रहे हैं कि दिस बोर्ड ऑफ पीस हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। पिछले अक्टूबर को हमने जो प्लान बनाया था गाजा के लड़ाई को खत्म करने का, अब उसको ये अमली जामा पहनाएगा। फिर वो कहते हैं कि पिछले महीने दो दर्जन फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं डावोस स्विट्जरलैंड में हम मिले थे और हमने सेलिब्रेट किया था इस बोर्ड के बनने का। और वो कहते हैं कि ये बोर्ड जो है इसका असर गाजा के बहुत आगे होगा, वर्ल्ड पीस लाएगा ये बोर्ड ऑफ पीस। फिर उन्होंने कहा कि 19 तारीख को भी फरवरी में वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, मैच इंस्टीट्यूट ऑफ पीस भी बना रखा है अपने नाम पे डोनाल्ड ट्रंप ने, वहां पर हम सारे लोग मिलेंगे और हमारे मेंबर स्टेट्स ने $5 बिलियन जो है वो गाजा के लिए देने का ऐलान कर दिया। अब इसमें मेरा एक सवाल है, ये तो 1-1 बिलियन हर किसी ने देना था, 25 देश अगर इसमें आ गए हैं और 5 नहीं दिए तो बाकी क्या फ्री के हैं? मतलब पाकिस्तान ने तो नहीं दिए पैसे। फिर आगे वो कहते हैं कि हमास को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी डीमिलिटराइजेशन की। और फिर वो कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस विल प्रूव टू बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इंटरनेशनल बॉडी इन हिस्ट्री एंड इट इज माई ऑनर टू सर्व एज इट्स चेयरमैन। लेकिन एक बहुत खास बात इसमें रखी हुई है, गाजा के लिए पैसा बता दिया, हमास को हथियार छोड़ने होंगे ये बता दिया। ये लिख रहे हैं मेंबर स्टेट्स हैव कमिटेड थाउजेंड्स ऑफ पर्सनल टू द इंटरनेशनल स्टेबिलाईजेशन फोर्स एंड लोकल पुलिस टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड पीस फॉर गाजन्स। हजारों सैनिकों की कमिटमेंट की है। इसमें जितने भी देश है ना, किसी के पास की नहीं है कि वहां पे वो गाजा में अपनी फौज भेज दे। कोई अरब मुल्क, इंडोनेशिया अलग सर, अरब मुल्क नहीं भेजेगा, कोई अरब मुल्क नहीं भेजेगा। ये होंगे यही जो 8,000 सैनिक इंडोनेशिया और पाकिस्तान, यही दो होंगे, यही लपेटे में आएंगे इसमें। और वो मैं आपको एक पिक्चर और दिखा देता हूं। खत्म हो गई वार, क्या सर? वॉर खत्म हो गई गाजा में? ना अभी कहां खत्म हुई, वो अब वो पिक्चर चला दीजिए आसिम मुनीर वाली। ये जब ये बोर्ड ऑफ पीस का पोस्ट ट्रंप कर रहे थे तो म्यूनिक में, जर्मनी में आसिम मुनीर की मुलाकात हो रही थी मार्को रूबियो के साथ। मार्को रूबियो वाली फोटो चलाइए, मार्को रूबियो की फोटो आसिम मुनीर के साथ, वो वहां मिल रहे हैं उनसे। अब बात यही हो रही है कि आखिर इन लोगों ने मिलकर जो है चर्चा क्या की होगी। वो पिक्चर ढूंढवाइए जरा, पिक्चर लगाइए, वो इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ये जो इन देशों से पैसा भी ले रहे हैं, ये फौजें भी भेज रहे हैं, हमास तो कह रहा है मैं हथियार डालूंगा ही नहीं। जो आप बात पूछ रहे थे, ये आ गई वो फोटो, मार्को रूबियो बैठे हुए हैं, सामने आसिम मुनीर जो है बैठा हुआ है। इसका आईडी कार्ड चेक किया था एंट्री गेट पे, या आर यू द जनरल? वीडियो देखा ना आपने? बिल्कुल, ये जो है म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये अब सर मुझे ये बताइए आप क्या होना है। अब वो हमास के, मैंने 2-3 सीनियर लोगों के बयान आपको प्रोग्राम में दिखाए थे, वो कह रहे हैं किसी सूरत हम हथियार नहीं डालेंगे। ट्रंप कह रहे हैं हथियार डालने पड़ेंगे और पैसा और फौज मैंने ले ली है। और वो क्या कहते हैं सर, उसको डील करने के लिए वो भेजा हुआ है आसिम। 11 लोग इजराइल ने फिर मार दिए। तो मुझे नहीं लगा, मैं हमेशा से इस बात से हूं कि हमास कम से कम पहले हथियार डाल देगा, ऐसा नहीं लगता। जो ट्रंप साहब हैं वो इजराइल पे क्यों नहीं बोलते हैं कि हमास हथियार डालेगा, इजराइल ये करेगा। वो ये बोलते हैं कि हमास अगर हथियार नहीं डालेगा तो इजराइल मारेगा। तो इसका मतलब ये तो डील नहीं हुई ना, ये बोर्ड ऑफ पीस कैसे है? नहीं, बट ये तो डील का पार्ट है और हमास ने इसको अग्री किया था। नहीं, हमास ने बहुत सारी कंडीशंस उसमें डाली है कि जब तक इजराइल ये नहीं करेगा तब तक हमास नहीं करेगा। और ट्रंप साहब ये सब बनाने के बाद भी इजराइल को लेकर कोई बात नहीं करते, और इजराइल ने भी खुद ने नहीं कहा है कुछ। मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि हमास जो है पहले डीमिलिटराइजेशन या डिवेपनाइजेशन करेगा। ये क्या बेचने गया था सर वहां? ये तो कुछ और लगे होंगे कि कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आसिम मुनीर साहब का काम है कि कुछ करें। वो आज ब्रीफकेस है कि नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है वो अपने वो नाम ले गया होगा फौजियों के। फौज तो भेजेगा ना आसिम मुनीर? फौज तो भेजना ही है, मजबूरी है। हाँ, फौज मजबूरी भी, और पैसा वहां से भी आएगा ना। हाँ, अरे इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि आने वाले वक्त में आप पाकिस्तान के और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे ही होंगे। क्यों, ये आप सुन लीजिए। देखिए, इस मुल्क में बड़ी जल्दी हर कुछ सब चीज़ तब्दील होती है। अब इंडिया और अमेरिका के हालात जो है एकदम तब्दील हो गए। पहले एकदम इस तरफ से गिर गए थे, अब इस तरफ आ गए। अब अमेरिका आपको याद कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर पीस बोर्ड के इजलास, तो वहाँ भी अभी बड़ी इश्यूज बनने हैं। पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस, मेरे हिसाब से वी कैन डिस्कस दिस लेटर, थोड़ी सी वहाँ शायद कोई हलचल हो, हिचकियाँ आ सकती है, तो उसके साथ फिर ये भी सारा इशू बन सकता है।
अब ये मैं आप त्रिपाठी जी आपसे समझना है, वो कह रहे हैं कि इंडिया के रिश्ते देखो कैसे एक दिन में बदल गए, कहां से कहां पहुंच गए। कह रहे हैं हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, हमारे रिश्ते खराब होंगे। क्या वजह है अमेरिका और इसके रिश्ते खराब होने की, अगर हुए तो? देखिए, सबसे मूल बात यह है कि ट्रंप क्या है, इससे समझ में आएगा। ट्रंप के लिए वही हमारी फिल्मों का गाना कि ना बीवी ना बच्चा, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया उनके लिए डॉलर है। उनको जब लग रहा था कि स्ट्रेटेजिक तौर पर थोड़े समय के लिए पाकिस्तान का उपयोग करना है अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए, तो चलो ठीक है। लेकिन इस ट्रेड डील को भले भारत में कितनी भी आलोचना हो, लेकिन आप ये समझिए कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को एकदम ये 360 डिग्री टर्न दे देगा, एकदम से चेंज हो जाएगा सब कुछ। और ऐसा चेंज होगा जो शायद जिसकी कल्पना भी अभी नहीं की जा रही है। और जब इस तरह की ट्रेड डील होती है, जब इस तरह के दो देशों के कारोबारी आपस में एक दूसरे से मूव करने लगते हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर बात करने लगते हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान के पास वो वाली ताकत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। और जो पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं वो शायद उसी ओर इशारा कर रहे हैं। तब ट्रंप कहेगा कि भैया तुम कौन, खाम खा। अच्छा, इससे आगे तो जरूरत निकल जाएगी। अभी ईरान तक की जरूरत है मेरे ख्याल में। नहीं, ईरान और अफगानिस्तान दो की जरूरत है, उसके बाद खत्म। अच्छा, अभी क्योंकि गाजा की बात हम कर रहे थे, सबने भी पूछा कि नेतन्याहू क्या करेंगे, ये कभी ट्रंप क्यों नहीं बताते। नेतन्याहू ने बता दिया कि मैं क्या करूंगा। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने बहुत कई सारी बातें की। उन्होंने कहा कि हथियार के नाम पे हमास के पास अब केवल AK-47 बची है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम गाजा शहर के नीचे 500 किलोमीटर की जो सुरंगें बनी हुई थी वो हैं। उन्होंने कहा कि उसमें से 150 किलोमीटर हम अभी खत्म कर पाए और बाकी काम करना है। तो बाकी काम पूरे शहर के नीचे सुरंगें साफ करने के लिए पूरे शहर का कब्जा चाहिए ना, वही प्रॉब्लम है। सुनते हैं। Gaza will not pose a threat ever again to the state of Israel. First, disarm Hamas, and second, demilitarize Gaza. What does that mean? They still have tunnels there. We dismantled about 150 kilometers of 500 kilometers of tunnels. We have to complete the job. That means also that you can't hide weapons labs or other facilities that they use to rearm themselves, regroup and reform, which they're trying to do. देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कहा गाजा भविष्य में अब कभी इजराइल के लिए खतरा नहीं बनने देंगे हम। इसका मतलब क्या, हमास जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने जो कहा कि नीचे हमको पूरी सफाई करनी है, अभी 350 किलोमीटर की सुरंगें और साफ करनी है या बर्बाद करनी है, तो उसके लिए आपको शहर पूरा अपने कब्जे में चाहिए। और ये बड़ी सीरियसली इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में छप रहा है कि ये गाजा की पॉपुलेशन को कहीं शिफ्ट करने का विचार बनाया जा रहा है। और इसके लिए ऑब्वियसली ट्रंप और नेतन्याहू ही करेंगे, बट वो जो भी 20-30 लाख लोग हैं ये अब वहां नहीं रहेंगे या इतनी तादाद में नहीं रहेंगे। ये बातें होने लगी हैं। समीर जी, जाएंगे कहां? लेकिन बिल्कुल, भले ही नेतन्याहू कहे कि भाई हमास अब खतरा नहीं बनेगा, हमास नए रूप से, नए नाम से, नए रूप से फिर से उभर कर आएगा। कि दुनिया का कोई भी आतंकी संगठन कभी खत्म नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं से उभरते रहे और आक्रमण करते रहे। नेतन्याहू को यही डर है कि हम भले ही मान लें कि हमास कभी खतरा नहीं बनेगा, लेकिन आने वाले समय में हमास खतरा ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि जो गाजा में अभी 350 किलोमीटर अंडर सुरंग बनी हुई है उससे खत्म करना ज़रूरी है। और इजराइल तो कहीं भी बोर्ड ऑफ पीस से खुश नहीं है, वो चाहते नहीं है कि इस बोर्ड ऑफ पीस का गठन हो। वो पीस वो तो मार के खत्म करना बिल्कुल, वो तो चाहता है कि भाई मैं पूरी तरीके से एरिया पे कब्जा करूं, पूरी तरीके से मार के हमास को खत्म करूं और उस एरिया में पूरी तरीके से मेरा वर्चस्व हो, और तभी ये सुनिश्चित होगा कि इजराइल को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर ये बोर्ड ऑफ पीस बन जाता है, पाकिस्तान की अगर सेना आएगी, दूसरी सेना आएगी, तो इजराइल का वहां दखल कम होगा, अमेरिका का दखल बढ़ेगा। इजराइल ये कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, और वो चाहता है कि किसी भी हालत में ना बने। मतलब पीस के नाम पे बोर्ड बना लिया, लेकिन वहां पीस लाना बहुत मुश्किल है। अब आप ईरान जो है ना, पॉपुलेशन का जो सेपरेशन है ना, वो जरूरी है। वो नेतन्याहू सही समझ रहे हैं, क्योंकि यदि वो सेपरेशन हो गया कि एक हमास की जो आबादी है, जो हमास के साथ खड़े हुए हैं, और एक और भी पॉपुलेशन है ना, ऐसा नहीं है, यदि उसको शिफ्ट कर दिया जाए तो उस पर हमला करना, उस पर खत्म करना ज्यादा आसान एक तो इन्होंने जो येलो लाइन बना ली है, रफली आधा गाजा जो है वो तो एक कब्जे में आ गया। मतलब आप समझिए गाजा शहर ये है, तो बीच में एक लाइन डाल दीजिए, अब इजराइल की फौज वहां तक खड़ी है और उसके परे जितना है उसमें लोग रहते हैं। तो अब देखना होगा आगे जाके क्या होता है, ये लोगों का होगा क्या। अब ईरान की बात कर लेते हैं। पहला खुला स्टेटमेंट ईरान के साथ क्या दिक्कत है बातचीत करने में और उम्मीद क्या है, यह अमेरिका के विदेश मंत्री ने दिया। और इन शब्दों का इस्तेमाल आज तक कभी किसी ओपनली किसी नेता ने नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम ईरान में कट्टरपंथी शिया मुल्लाओं से लड़ रहे हैं, खुलकर यह शब्द इस्तेमाल किए।
और बात दिक्कत यह है कि इनसे बात करना दुनिया के किसी भी और देश से डिप्लोमेसी करने से अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये सारे फैसले मजहब के आधार पर लेते हैं, थियोलॉजी के आधार पर फैसले लेते हैं, ये प्रैक्टिकल होकर के फैसले नहीं लेते, दुनिया के इश्यूज देखकर फैसले नहीं लेते, ये दीन देख के फैसले लेते हैं। इसीलिए हमें इनसे बात करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे सैनिकों को वहां कोई भी खतरा हो तो अब हमने वहां इतना इंतजाम कर लिया है कि फिर हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। We're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try. Steve Witkoff and Jared Kushner will be traveling. I think they're traveling right now. For a reason, and that is that we understand that there could be threats to our forces in the region. We've seen them be threatened in the past, and we want to make sure that we have sufficient capacity to defend them if, God forbid, that were to happen. But right now, we're talking about negotiations. We are focused on negotiations. That's what we're focused. The president's made that clear. If that changes, it'll be obvious to everyone, and obviously, whatever the law requires us to do, we'll do. देखिए, बड़ा क्लियर कर दिया इन्होंने, नेतन्याहू ने, मार्को रूबियो ने। इन्होंने कहा प्रायोरिटी नेगोशिएशन है, मतलब पहली प्राथमिकता बातचीत से हल हो जाए, और वही हम कर रहे हैं। फिर सवाल फौज क्यों लगा रखी, तो वो उन्होंने उसका थोड़ा सा आंसर देकर के मतलब उस इशू को थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की कि ये तो हमने डिफेंसिव पोस्चरिंग की हुई है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हमारे पास जवाब देने के लिए इंतजाम होना चाहिए, इसलिए हमने वहां पर ये इतने जंगी बेड़े जो हैं वो भेजे हुए हैं। नेतन्याहू ने भी ईरान में बोला, देखिए ईरान में अगर किसी का कोई वाकई स्टेक है या ईरान से किसी को एक्चुअली फर्क पड़ता है तो वो इजराइल है। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, बहुत दूर है अमेरिका ईरान से, इजराइल है। और इजराइल की चिंता यह है कि इसके पास न्यूक्लियर भी है, इसके पास मिसाइल भी है, और इसने आसपास अपने जो है वो प्रॉक्सीज खड़े किए हुए हैं, सब घेरे, सबने घेरा हुआ है इजराइल को। ठीक है, इजराइल मारता भी है उन्हें, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि आप ईरान पे भरोसा नहीं कर सकते, ये धोखेबाज देश है, इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी कुछ शर्तें बताई कि अगर नेगोशिएशन हो रहा है तो उसमें ये बातें भी होनी चाहिए, नेगोशिएट कर रहे हो तो इस पर भी दस्तखत कराना ईरान के। Iran is reliable on one thing: they lie and they cheat. The president is determined to exhaust the possibilities of achieving a deal which he believes can be achieved now because of the circumstances that have been created, the force projection, and the fact that, as he says, Iran must surely understand that they missed out last time. And he thinks there's a serious. और आगे इन्होंने, नेतन्याहू ने और भी बातें की हैं, अपनी शर्तें बताई, वो भी दिखा दीजिए। That if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world, the United States, the region, the world. The first is that all enriched material has to leave Iran. The second is that there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. And the third is to deal also with the questions of ballistic missiles. There's an MTCR limitation of 300 kilometers, and Iran is supposed to adhere to it. Of course it doesn't, as the Rising Lion operation by itself manifested. Everybody knows that. And the fourth is dismantle the axis of terror that Iran has built. It's been smashed. अब ये वो शर्तें हैं जो नेतन्याहू कह रहे हैं, जो ईरान नहीं मानने को तैयार है कि आप एनरिचमेंट नहीं करोगे, ये तो है ही, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करोगे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, आपके पास कैपेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए एनरिचमेंट की, मतलब अपनी नो हाउ, अपनी साइंस भी तुमको जो है भूलनी पड़ेगी। वो अब ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर वो कह रहे हैं कि मिसाइल, एमटीसीआर का मेंबर पता नहीं ईरान है कि नहीं है, वो कह रहे हैं उसमें 300 किलोमीटर की लिमिट होती है कि 300 किलोमीटर ज्यादा रेंज की मिसाइल आप नहीं बनाओगे। तो वो कह रहे हैं पिछले साल जून में हमने देख लिया कि इसके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, वो भी उनका प्रॉब्लम। 3000 किलोमीटर तक की रेंज, 3000 किलोमीटर तक की रेंज की। तो इन्होंने एक बार वीडियो बना के बताया था कि अगर 10,000 11,000 किलोमीटर की रेंज पे वो आ गया तो वो अमेरिका पे भी उस मिसाइल अटैक कर सकता है। मगर ये आप इसके साथ साथ देखिए, नेतन्याहू भी अभी बातचीत की भाषा बोल रहे हैं, ट्रंप के मंत्री भी,
लेकिन ईरान धमका रहा है। अब ईरान धमका रहा है, उसने एक वीडियो रिलीज किया है, वो जरा आपको दिखा देता हूं मैं। जॉर्डन में जो इनका बेस है उस पर कैसे हमला होगा अगर लड़ाई हो गई, इसका एक धमकी भरा ये एक एनिमेटेड वीडियो ये ईरान की तरफ से जो है वो जारी किया गया। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आज ही जिनीवा में, बल्कि कल से ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं और ओमान मध्यस्थ, और बड़े अजीबोगरीब तरीके से बात हो रही है। मैंने डिटेल में जाके देखा सर उसे। ऐसे नहीं है कि जैसे हम बैठे हैं आमने सामने टेबल पे और बीच में एक आदमी बैठ जाता है कि भाई कहीं लड़ना पड़े इसीलिए एक आदमी बैठा, ऐसा नहीं है। वहां इनका जो आदमी है ईरान का, अरागची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ओमान वाले से बात करते हैं पहले होटल में बुला के, फिर वो जाता है अमेरिका के पास, वो अमेरिका वाले को बताता है ईरान ने ये कहा, फिर उसका मैसेज लेके फिर इधर, ऐसे बात हो रही है। अब भाई सीधे सीधे बात कर लो, आमने सामने बैठ के बात कर लो। दुनिया को तुमने जो है बंधक बनाया हुआ कि लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। अरे भाई डॉलर अगर ये टेल अगर आ गया 100-120 डॉलर पे, नुकसान तो हमारा भी है ना। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हो रही है। ईरान सिर्फ ये नहीं कह रहा, ईरान कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को अबेंडन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आपको सैंक्शंस हटाने होंगे, ऑयल वाली सारी जितनी आपने रोक लगा रखी है वो हटाना होगा। तो अमेरिका उसके लिए तैयार है नहीं है। दूसरा इजराइल जला फैक्टर आपने खुद बताया, उसमें एक और बात जो इजराइल कह रहा है वो ये कह रहा है कि इनको अपनी प्रॉक्सीज को जो मदद देना खत्म करना, हिजबुल्लाह, हमास, ये साथ, तो वो भी तैयार नहीं है। तो देखिए ये मुश्किल यहाँ पे, और अमेरिका को अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो हमला कर चुका होता। क्यों? देखिए क्लैरिटी वहां पे भी नहीं है। वो क्या चाहते हैं? रिजीम चेंज चाहते हैं क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं? भाई अमेरिका कई बार सब कुछ है लेकिन बात ये कर पाएंगे। तो यही बात है ना कि आप घुस के ईरान में, ये बात नहीं कि आपने इराक की तरह जैसे किया था या फिर आपने जो अफगानिस्तान में किया वैसा आप कर सकते हैं ईरान के सामने। नेतन्याहू जब शांति की बात करने लगे तो आप सोच लीजिए ना कि मामला कितना मुश्किल है। तो जब वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सारे बातचीत के जितने तरीके हैं वो एग्जॉस्ट कर लेना चाहते हैं कि भाई कल को कोई ये ना कहे कि हमने बातचीत को मौका नहीं दिया। फिर भी बात ये हो रही है कि जो है इजराइल पहले हमला करेगा और यूएस जो सपोर्ट करेगा। ये है कि अगर डील नहीं बनती, आपने बिल्कुल अच्छी बात याद दिला दी, अगर नेगोशिएशन फेल हो जाती है तो ये कहा, ये सीबीएस ने छापा हुआ है फॉरेन पब्लिकेशन ने, कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ये आश्वासन दिया है कि इफ टॉक्स फेल तो तुम हमला करना, तुमको सपोर्ट हम करेंगे। मतलब अमेरिका सीधा नहीं जाएगा लड़ाई में, लड़ाई तो नेतन्याहू को ही लड़नी पड़ेगी, और लेकिन अमेरिका उस वक्त साथ देगा। तो इसीलिए भी नेतन्याहू अभी वेट कर रहे हैं। सर तो अब क्या अभी तक तुम्हारी बातचीत से लग रहा है कि मतलब फोकस तो है कम से कम? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि बार बार ही लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों डरा धमकाकर अपने हक में ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर युद्ध करने की स्थिति होती, नौबत होती, तो अब तक कर चुके होते। और जो शर्तें जो नेतन्याहू कह रहे हैं, ठीक है, वो बड़े बहादुर राष्ट्राध्यक्ष हैं और जिस तरह से इजराइल लड़ता है, घिरा हुआ है, लेकिन जो वो कह रहे हैं ऐसा कैसे कोई कर सकता है भाई? आप ये कह रहे हैं कि तुम अपने सारे दांत, नाखून, सब जो कुछ है वो सब फेंक दो, हाँ। उसके बाद जिससे कि हम तुम्हें थप्पड़ भी मारे तो तुम उसका रिएक्ट न करने की स्थिति में रहो। ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता। और खुद इजराइल अनडिक्लेयर्ड, अघोषित न्यूक्लियर स्टेट है। नहीं, इजराइल न्यूक्लियर स्टेट हो या ना हो, वो तो अमेरिका ही है ना भाई। अमेरिका के पास जितनी ताकत, अगर B-2 बॉम्बर उड़ के वहां से आके और वो मार के चला जा रहा है तो इसका मतलब सब कुछ वहां से हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ कोई ऐसी डील करना चाहते हैं जिससे ईरान के लोगों का भला हो, जिससे उस पूरे के पूरा इलाके में शांति हो, या ट्रंप के मन में है कि पूरे के पूरे गाजा में हमारे बढ़िया ट्रंप टावर बन जाए, इजराइल के मन में है कि चलो ये इलाका हमारे कब्जे में आ गया, हम थोड़ा सा बेहतर हो जाए, हमास खत्म हो जाए। अगर ये वाला है तो फिर हमास क्यों हथियार रखेगा? अगर ये वाला है तो ईरान समझ गया है कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, क्यों वो पीछे हटेगा? आपने इतने अगर लगा दिए ना इसमें, नहीं मूल यही है। आप समझिए ना इसको। बैलिस्टिक प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेगा। उसने देखा है कि किस तरह से इराक ने जब अपनी मिसाइलें बंद कर दी थी तो क्या हाल हुआ। अंदाजा लगा लेना। अब एक बार जरा नेतन्याहू ने भारत के बारे में भी बात की है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और भारत का इजराइल के साथ अब कुछ अरब रुपयों का, अरब डॉलर का एक रक्षा समझौता जो है वो भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इजराइल जाने भी वाले हैं, और उनके इस दौरे से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 बिलियन पीपल। और फिर उन्होंने कहा कि भारत में इजरायली बहुत पसंद किए जाते हैं, भारत इजराइल को प्यार करता है। You know, India is not a small country. It has 1.5 billion people. In India, Israel is enormously popular. Enormously popular. Did you know that? Yeah, you do. Good. I'm glad you know it. पूरे भारत में तो पॉपुलर नहीं है नेतन्याहू जी, तो बस ठीक है।
कह दिया नहीं, उन्होंने। है तो पूरे भारत में ही, पूरे भारत में है। बीच बीच में लोग नापसंद भी करते हैं, ऐसा ही है। नहीं, भारत के मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। भारत इजराइल के साथ भी है और भारत फिलिस्तीन के साथ भी है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। भारत का तो सिद्धांत है भाई, सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का भी समर्थन करते हैं। और सर, मैं इशू बताता हूं। इशू ये है, जो आदमी पसंद करता है इजराइल से रिश्ता, उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप फिलिस्तीन के साथ भी हो, लेकिन जो फिलिस्तीन के साथ रिश्ता रखना चाहता है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इजराइल से कोई संबंध रखो। अब ये उनकी समस्या है सर। अब भारत सरकार का अधिकार समझ तो ये नहीं है। एक मिनट, बड़ी अच्छी बात सौरभ जी ने कही कि जो इजराइल को पसंद करता है उसको फिलिस्तीन पसंद करने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ। जिसमें हम जैसे लोग शामिल बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो फिलिस्तीन के पक्ष वाला है वो इजराइल को पसंद नहीं करता, उसको फासिस्ट कौन। अब सोचिए जरा, फासिस्ट कौन है। और इसीलिए जब मैं बार बार कहता हूं कि जो सेकुलरिज्म भारत में चलता है ये फर्जी वाला है, फ्रॉड वाला है, तो फिर लोग नाराज जाते हैं। भाई ये नहीं हो सकता ना कि आप जैसे चाहे, और विशेष करके जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कहें या दो देशों की, तब तो ऐसे नहीं व्यवहार करना एक आई जाए आपका, फिर ब्रेक ले लूंगा मैं। नहीं, भारत का दोनों देशों से रिश्ता है, मतलब फिलिस्तीन से भी उसी तरह का रिश्ता है, इजराइल के साथ भी है। इजराइल इस समय जो सरकार है वो इजराइल के साथ ज़्यादा है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में एक बात समझनी चाहिए, इजराइल जो है एक आक्रामक देश के तौर पर, हमलावर देश के तौर पर फिलिस्तीन से बिहेव कर रहा है। फिलिस्तीन इजराइल के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर रहा। इसको रिलीजन और उसके तौर पर अलग तरीके से देखा वो जाए। तब है जब आप हमास और फिलिस्तीन को अलग माने। हमास और फिलिस्तीन को अगर अलग माने हाँ। तो, हालांकि दुनिया मान नहीं रही सर। हाँ, तो कह रही है कि वो हमास एक भी तो बात है। फिलिस्तीनियों के और ये समर्थन बात, से आया। हाँ, हमास उसी के साथ आया हुआ है, लेकिन वो लड़ाई जो चल रही है, और अभी तो नेतन्याहू साहब के लिए हम इतना कर रहे हैं, वो उसको ईरान को भी गाजा समझ रहे हैं। अच्छा। हालांकि तो गाजा पर भी उनका बस नहीं चल। पाकिस्तान की बात करते हैं। कल प्रोग्राम में विजय जी ने कही थी एक बात कि ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर कल को ये पता लगे कि जेल में इमरान खान को धीमा जहर दिया गया था। दुनिया में होता है, अभी तो एक रूस का भी, पुतिन का भी एक किस्सा चल रहा है, वो भी बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तानी ये बात करने लगे हैं कि क्या इमरान खान को जहर दे दिया गया है, क्योंकि इमरान खान की जेल में 3 महीने के अंदर एक आंख खराब हो गई, चली गई, रोशनी खत्म हो गई। तो ऐसा क्या हुआ? फिट आदमी, एथलीट आदमी है वो, तो 73 साल में भी इतना फिट है, कोई बीमारी नहीं थी उसको। और ये तो सरकार खुद कह रही है कि हमने 3 महीने पहले टेस्ट कराए तो कोई बीमारी नहीं थी। सरकार पूछ रही है, इनकी बहन मिली थी अभी 2-3 महीने पहले, उन्होंने भी कभी कोई शिकायत नहीं की, इमरान ने बताया कि मुझे कोई तकलीफ है। तो ये तो खुद प्रूव कर रही है सरकार इस डाउट को। फिर क्या हुआ इमरान को 3 महीने में? 3 महीने में डायबिटीज नहीं आ जाती, 3 महीने में आपकी हार्ट की वेव्स जो है वो चोक नहीं हो जाएंगी। इसको टाइम लगता है। एक आदमी की आंख कैसे कुछ हफ्तों के अंदर पूरी खत्म हो गई। तो ये एक व्यक्ति जो है, एक जर्नलिस्ट, उन्होंने ये शक जाहिर किया है कि कुछ तो किया जा रहा है इमरान के साथ, और हो सकता है इमरान को जहर दिया जा रहा हो। हुकूमत इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट नहीं करने दे रही बड़े लंबे अरसे से। कुछ तो है जो ये कर रहे हैं इमरान खान के साथ, स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इमरान खान के साथ। अब इसमें आप ये बात ज़हन में, कुछ कर रहे हैं तभी तो छुपा रहे हैं, वरना छुपाने की वजह कोई नहीं थी। इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कर, तब इस हुकूमत के ऊपर मुझे लगता है कोई प्रेशर आएगा, अदरवाइज से ये हुकूमत कोई प्रेशर ले नहीं रही। अच्छा, अजीबोगरीब बात है, ब्लड टेस्ट नहीं कर रहे आप उसके। कोई आदमी कितनी परेशानी में, और अगर किए हैं तो फैमिली को बताओ, ब्लड टेस्ट दो। तो एक और पत्रकार ने इनकी ये कहा कि इनका बस चलता तो ये मार ही देते हैं इमरान को, इनको तो वो जिंदा सुहाता ही नहीं है। सबकी नौकरी खतरे में है, आसिम मुनीर की भी, शहबाज की भी, नवाज की भी, और जरदारी की भी। लेकिन ये डर, अब ये देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये पब्लिक का रिएक्शन कैसा है। अब अगर इमरान खान की एक आंख खराब होने पर भी पब्लिक बाहर नहीं आती है तो फिर ठीक है, वो जेल में पड़ा रहेगा आदमी, उनको पता है कि भाई इसके लिए इसके लोग बाहर नहीं निकलने वाले, तो वो शांति से रहेंगे। लेकिन अब अगर पाकिस्तानी बाहर सड़कों पर आ गए तो फिर ये सरकार के लिए चिंता होगी। बता रहा हूं, ये एक दिन साबित होगा कि इनका इरादा क्या था। ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे कि ना सिर्फ इमरान खान को मारना है, बल्कि इमरान खान के बनाए गए सारे इदारों को कोमिया के, उनका नाम तब्दील करके और इमरान खान का नामो निशान तक तारीख से मिटाने की कोशिश करनी है। ये जर्नैलों की सोच है। अब सर, आपने कल ये बात कही थी जो कि पॉइजनिंग की जा सकती है, और क्या मतलब ये ऐसा इतिहास में है कि नेताओं के साथ राइवलरी में उनको जहर दिए गए? अभी तो हम लोग एक जिस खबर का आपने जिक्र किया, पुतिन के यहाँ पर, रशिया में भी जिस तरह से ये बात है, वो आरोप वहां पर आया, और दुनिया की यदि फ्रॉग पॉइजन किसी उन्होंने अपने दुश्मन को दिया। और नॉर्मली मतलब ये यदि पूरी सियासत की हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसमें ये रास्ता सबसे आसान होता है और बेहतर होता है। और ऐसे पॉइजन्स भी दिए जाते हैं कि मान लीजिए हो सकता है ब्लड टेस्ट में ना भी आए, क्योंकि वो इतना स्लो पॉइजनिंग का स्टाइल होता है, वर्किंग होता है कि
ये डर तो हमेशा बना रहता है ना कि पॉइजन, और एक साथ कोई बड़ा दे दिया जाए और मर जाए या मौत हो जाए तो बड़ा हमला होगा ना। आप धीरे धीरे आप ये करते रहे, और ये बहुत, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा कि उनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा होना कोई नामुमकिन चीज नहीं है, ऐसा सियासत में होता रहता है। तो इसमें सारे हैं एलिमेंट ऑफ डाउट, एलिमेंट ऑफ डाउट। मैं उसकी एक और वजह बताता हूं आपको। ये इन्होंने क्या कहा, सरकार नहीं बताया इनकी पाकिस्तान की, कि साहब वो एक जेलर था, उसको जेलर को हमने हटा दिया, वो उस जेलर से इमरान खान शिकायत करते रहे, मेरी आंख में दर्द होता है, मेरी मुझे कम दिखाई दे रहा है, करते 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 नौबत अस्पताल ले जाने की तब आई जब इनको लिखना बंद हो गया, खत्म हो गया एक आंख, तब जाके अस्पताल ले गए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो है तो उनका तो मेडिकल चेकअप रूटीन होता होगा ना। बट सवाल ये कि वो अगर जेलर को बता रहे हैं जी, और जेलर तब भी नहीं उस आगे बात बढ़ा रहा, तो आप चाहते हो ना कि इसकी तकलीफ जो है वो बढ़े अभी। नहीं सर, लेकिन आप भारत की तरह समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या इमरान खान से एक दिन का भी व्यवहार फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरह है? इमरान खान को तो बहुत खतरनाक अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जनता रिएक्ट तो कर रही है, लेकिन वो उस एग्रेशन, मोटे प्रदर्शन है, हाँ, तस्वीर दिखा दीजिए, उस आक्रामकता के साथ नहीं आ रही है जिससे सरकार के ऊपर कोई असर पड़ता है। तो वैसे ही लग रहा है कि ठीक है भाई चलो इस सबसे ये थोड़ा सा हो जाएगा, इस सबसे क्या होगा? आप एक सड़क 4 सड़क रोक लोगे, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद नहीं करेगी पाकिस्तान की अवाम वहाँ के हुक्मरानों का, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। 5 अगस्त 2023 से जेलें बंद है, आज 926 दिन इमरान खान को जेल में बंद होकर हो गए, और अभी तक पाकिस्तान की जनता इमरान खान की सड़कों पर नहीं उतर रही है। 8 फरवरी को जो कॉल किया था आपने कि पाकिस्तान बंद रहेगा, ब्लैक डे मनाएंगे, वो फ्लॉप हो जाता है। इमरान खान की बहनें लगातार बोल रही हैं उनकी हालत हो रही है, एक आंख खराब हो गई है। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान की जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी तो यह तय है कि फिर आसिफ मुनीर के डर के मारे, सेना के डर के मारे, पुलिस की लाठियों के डर के मारे, गोली लेकिन कब तक भाई आपके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, आपके नेता के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, उसकी जान पर बनाई, एक आंख खराब हो गई है, किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन आसिफ मुनीर इमरान को मरने भी नहीं देंगे, क्योंकि आसिफ मुनीर की जान जैसे एक तोते में होती है, वैसे इमरान खान के अंदर, अगर इमरान खान मर गए जेल में तो आसिफ मुनीर जानते हैं कि वो जर्नलिस्ट ये तो कह रहे थे कि इनको तो ये डर है कि भाई जनता कुछ कर देगी हमारा, अगर तब नहीं तो ये मार ही देते। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस बीच में हुई है, बहुत चीजें आपने भी सुनी, हमने भी आपको दिखाई कि इमरान खान को डील ऑफर हुई है कि जाओ लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तुम्हें इलाज के बहाने भेज देते हैं, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव मत रहना, या तुम्हें तुम्हारे घर को जेल बना देते हैं, सब जेल डिक्लेयर कर देंगे, तुमको अपने घर में रख देंगे, लेकिन पॉलिटिक्स ना करना। और इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं। ये पाकिस्तान के बहुत सीनियर लोगों ने बताया कि ऐसी अप्रोचेस की गई हैं इमरान खान के साथ, तो ये बात लगभग कंफर्म है, और इमरान ने नहीं मानी, ये भी कंफर्म है। अब उनके इस मोर्चे पर आई है उनकी पत्नी बुशरा बीबी, ये खुद भी जेल में है, इनको भी 17 साल की सजा हुई है। ये कह रही हैं कि इनके हवाले से एक जर्नलिस्ट ने खबर दी है, उन्होंने कहा कि पक्की खबर है मेरे पास कि बुशरा बीबी अब एस्टैब्लिशमेंट मतलब सेना और सरकार तक ये मैसेज पहुंचा चुकी हैं कि इमरान जो मर्जी कहें मैं उन्हें मना लूंगी, आप उनको पहले अस्पताल और फिर उसके बाद जेल में ना रखें। इतना आप मतलब हम डील करने के लिए तैयार हैं, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, इमरान नहीं मान रहे लेकिन मैं उनको तैयार कर लूंगी, तो आप मेरी मुलाकातें कराइए उनसे। पता ये चला है कि बुशरा बीबी, ये जो आपने सवाल किया है, वो ये कह रही हैं, दावा कर रही हैं कि वो खान साहब को अगर ये तिबी मसला इतना होता है कि मुल्क से बाहर जाना पड़ता है या कोई और वजह होती है और वो खान साहब को मुल्क से बाहर जाना है या वो जाकर खामोश रहना है, तो वो दावा कर रही है कि वो उनको मना लेंगी। अच्छा। ये कंफर्म बात है, ये बुशरा बीबी ने कुछ अहम शख्सियात को और उनमें हुकूमत की भी हैं उनको ये कहा है, ये उन्होंने गारंटी दी है कि वो मना सकती हैं। तो वो 3-4 लोग ऐसे भी हों जो कि जिनका खान साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है और वो भी एग्री करें बुशरा बीबी के स्टांस से, बयानिए से, तो वो जाकर फिर उन्हें कहें कि वो फलां जो 4 बंदे हैं वो भी कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। उनमें से 2 बंदों का तो कंफर्म है कि उन्होंने किसी हद तक कंडीशनली कह सकते हैं कि उनकी राय से इत्तेफाक किया। बेसिकली वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने कहा है कि मैं और 2-4 लोग और जिनको इमरान मानते हैं खूब, उनको इमरान के पास भेजना चाहिए कि आप मान जाएं, और मेरी भी यही राय है कि वो मान जाए, मतलब बुशरा बीबी की, वो समझौता कर लें, मतलब जेल से बाहर आने के लिए थोड़े दिन नहीं करनी, राजनीति ना करो, जिंदगी बचेगी, जेल से बाहर निकलो। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्टरी दावा और हुआ, ये भी एक जर्नलिस्ट है, वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इलाज के लिए जेल में अस्पताल में जितने दिन की जरूरत हो रखा जाएगा, लेकिन उनका पक्का एड्रेस जेल ही रहेगा।
अभी दिक्कत हो गई है, ठीक है, उनको अस्पताल ले जाएंगे, और वो भी वो हॉस्पिटल जो कि फौज रन करती है, एक रिटायर्ड जनरल रन करता है, सिविलियन हॉस्पिटल नहीं। उस हॉस्पिटल में रखा जाएगा, उनके फैमिली को एक्सेस नहीं दी जाएगी, प्राइवेट डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दी जाएगी, और एक बार वहां वो ठीक हो जाए फिर उनको वहां 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, या एक ही दिन लगे, कुछ घंटे लगे, इलाज के बाद वो वापस जेल ही आएंगे। इमरान खान साहब को कहीं किसी खास जगह बनी गाला या कहीं और मुंतकिल नहीं किया जा रहा। हॉस्पिटल वो जाएंगे, हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जाएगा, और ज़्यादा इम्कानात है शिफा आई हॉस्पिटल जो रावलपिंडी के अंदर है, ये फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के तकरीबन समझे उसके बिल्कुल करीब करीब है, और ये वहाँ ले जाया जाएगा। बेहतरीन हॉस्पिटल है, पाकिस्तान में बहुत नाम है उस हॉस्पिटल का, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, वहाँ उनका इलाज होगा। कितने दिन रख पाते हैं, लंबा स्टे नहीं होगा, वहाँ से लोग आते हैं तो नहीं होगा, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर उनको भिजवाया जाएगा, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा। और ये ट्रीटमेंट समझे कि बहुत लंबा आसान वाला नहीं है, शायद वो 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या चंद घंटे लगे, लेकिन कोई प्रोलॉन्ग स्टे नहीं होगा। इसके अलावा इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, वो जेल में ही रहेंगे, और कुछ अर्सा बाद वो इस्लामाबाद की जो जेल है, जो कि एक नई जेल होगी, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उनको जेल से बाहर फिलहाल किसी के लाने का कोई प्लान नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और सीधी सी हुकूमत का सीधा मौक़िफ़ है, यदि उनकी सजाएं हुई हैं, उनको सजा याफ्ता कैदी हैं, वो अपनी सजा काट रहे हैं। सर, पहले मुझे लगता था कि इमरान खान के नाम पर, और खासकर जब ये खबर आई कि इनकी आंख खराब हो गई जेल में, तो इनके लोग बहुत हंगामा करेंगे और पाकिस्तान जलेगा। लेकिन क्योंकि इस खबर को आए भी 3-4 दिन हो गए हैं, जो दिख रहा है मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर के ऊपर कोई प्रेशर है। देखिए, प्रेशर तो नहीं है, पर यह भी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की कि उसके बहुत सारे नेता, भाई परवेज़ मुशर्रफ हैं, नवाज शरीफ हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, ये सारे जो हैं एग्जाइल में रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने वापस आके पॉलिटिक्स की। तो नहीं, अगर कह रहा हूं कि उस मुनीर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि इनको बाहर भेजे, बिल्कुल वो जेल में रखेगा। ज्यादातर प्रेशर तब होता था जब फॉरेन या फिर यूएस का प्रेशर होता था, या बाकी किसी का प्रेशर होता था, कि वो जब पाकिस्तान पर प्रेशर डालते थे, तब इस तरह की राजनीति के लोग जो है वो बाहर जाते थे। लेकिन बोलने वाला कोई देश अभी मुझे नहीं लगता कि इमरान के लिए कोई देश जो है वो बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत तो फौज की है, और फौज जो चाहेगी वही होगा। अच्छा, अब देखिए, जरदारी जो है प्रेसिडेंट है इनके, वो मजाक उड़ा रहे हैं। एक बार उन्होंने पहले भी कहा था, मैंने आपको बयान दिखाया था कि अरे मैं तो 14 साल रहा हूं जेल में, ये तो 2 साल में परेशान हो गया, 2 साल के बाद तो जेल पूछती है तुमसे कहां हो। अब उन्होंने कहा कि देखो ये रोज नए ड्रामे कर रहा है, कभी कह रहा है मेरी आंख में दर्द है, कभी कह रहा है मुझे दूध नहीं मिलता पीने को। ये तमाशे हैं, जेल है, जेल की तरह काटो। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। बेटा जेल जेल है, जेल में ना दूध है, ना पानी है, ना कुछ है, सब कुछ ही हाल है। रोजे रखे, वैसे ही वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको, इबादतें करे। हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। अरे रोजे रख ले, जेल में खाने को नहीं अच्छा मिलता तो रोजे रखो, भूखे रहो, और बस अल्लाह को याद करो, यही काम होता है जेल में करने के लिए। और क्या होता है? अरे आंख खराब हो गई एक आदमी की, एक आदमी एक आंख से अंधा हो गया, तब भी मजाक उड़ा रहे सरदारी। शर्मनाक है सर, ये मजाक की बात नहीं, शर्मनाक है कि बड़ा प्रेसिडेंट है यार, वही कह रहा हूं, प्रेसिडेंट होकर और इस तरह की बात कर रहे हैं। बल्कि उनको कहना चाहिए कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और सरकार जो है वो उसको देख रही है, और अगर नहीं देख रही है तो हम उसको देखेंगे। भले ही करना जो हो वो करते रहे, लेकिन ये तो शर्मनाक है, बेशर्मी है कि इस तरह से जरदारी साहब कह रहे हैं। जरदारी साहब ने कितने रोजे रखे वहाँ पर, ये नहीं पता कैसी जेल काटी है, वो उनको पता होगा। वैसे तब रमज़ान शुरू होने वाले हैं कल परसों से, 18 तारीख से, तो अब जरदारी साहब बाहर रखेंगे, इमरान साहब अंदर रखेंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मसला इमरान की केवल आँख का मसला नहीं है। शफा जो हॉस्पिटल है उसकी चर्चा हो रही है पाकिस्तान में, उसको मैं देख रहा था कि वहाँ पर उसको लेकर, और वो बेहतर हॉस्पिटल्स में से माना जाता है। यदि वो चले गए और तो इमरान को वहाँ लंबे समय तक रहना पड़ेगा अस्पताल में। ये घंटे 2 घंटे का मसला नहीं है, और ये सिर्फ आँख का मसला नहीं है। जब सारी चीज़ों की बात होगी तो उनकी तबीयत को लेकर, और मुझे फिर भी लगता है कि वो उनको लंदन भेजने के लिए या पाकिस्तान से बाहर भेजने की डील करना चाहते हैं। सर एक बात मुझे बताइए, ये जो भी अभी कह रहे हैं कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही वो उन्होंने वकील को भेजा था, जाओ चेक करके आओ। अरे जब उसने आके ये बता दिया कि इमरान खान एक आंख से अंधा हो गया, क्लियर हो गई बात, तो उसके तुरंत बाद अब उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो। अरे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। और अभी भी वो कह रहे हैं कि आज मंडे है ना, आज इनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अब वहां से कोई फैसला अगर आएगा
क्या फैसला आएगा उस पर ही एक्ट करेंगे। पहले क्यों उसको मेडिकल केयर नहीं दे रहे हो तुम? एक बात तो ये, जरदारी जी की बात कर रहे थे ना, इनकी और भारत की, मतलब इनकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की और हमारी में जो एक समानता है परिवारवाद वाली, उसका एक नंगा नमूना, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नंगा नमूना दिखाता हूं आपको आसिफ अली जरदारी के बयान में। कह रहे हैं दुनिया याद करती है बिलावल जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, दुनिया मिस करती है इसको। और ये जो अभी सरकार में है, ये प्रेसिडेंट है, सरकार में नहीं है लेकिन इनकी पार्टी, वो नवाज शरीफ की पार्टी है, बोले कि हमने इनसे कहा तुम देश चलाओ, और मैं कह रहा हूं कि एक दिन हम पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की सत्ता में आएंगे और मैं बिलावल को प्रधानमंत्री वजीर आजम बनाऊंगा और फिर मैं इसको बताऊंगा कि देश कैसे चलाना है। सुनिए, याद करती है कि बिलावल फॉरेन मिनिस्टर था, आज भी वो याद करती है पूरी फॉरेन ऑफिस, और पूरी दुनिया भी याद करती है कि बिलावल फॉरेन मिनिस्टर। इस दफा भी हमें पास हमारे को ऑफिस थी, हमने खुद नहीं ली, हमने कहा ठीक है आप रखें, आप चलाएं मुल्क को बनाएं, हम आपकी मदद करेंगे, हम कर रहे हैं, जिस हद तक कर सकते हैं उतनी मदद हम कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये नसीब है और पीपल्स पार्टी का ये मुकद्दर है कि पीपल्स पार्टी एक दिन पावर में आएगी, 2/3 मेजॉरिटी से आएगी। बिलावल को हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, इन बच्चों को बनाएंगे मिनिस्टर्स, और फिर मुल्क चलेगा, और फिर मैं इनको गाइड करूंगा कि इस तरह मुल्क बनता है, किस तरह चलता है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का ये नसीब है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर पाकिस्तान का ये नसीब है तो पाकिस्तान बहुत बदनसीब है कि बिलावल एक दिन प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। लेकिन बन सकता है, बिलावल भी बन सकता है, मरियम नवाज भी बन सकती है। इनके बापों ने सारी जिंदगी जो किया है वो अपने बच्चों को ही आगे बनाने देने के लिए किया है। बिलावल भुट्टो की हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये खुल के कह देते हैं बस। नहीं, यहाँ भी खुल के लोग कहते हैं। राहुल गांधी जब कहें कि सत्ता जहर है, तब भी सब कहते हैं राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क नहीं है। और आप अगर ध्यान से देखें तो इन परिवारों के बीच में रिश्ते भी वैसे ही होते थे। भारत पाकिस्तान लड़ते रहते थे, खूनी लड़ाइयाँ हो रही होती थी, आतंकवादी आ रहे होते थे, लेकिन गांधी परिवार और भुट्टो परिवार में देखिए क्या रिश्ते हुआ करते थे, गांधी परिवार और शरीफ परिवार में क्या रिश्ते हुआ करते थे। वो मिलते भी तो ऐसे ही मिलते थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था। और एक तरह से कहें तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। किसी का बेटा या बेटी राजनीति में आए, ये कोई गलत बात नहीं है अगर उसकी इच्छा है, उसकी क्षमता है, लेकिन वही आएगा। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इसलिए बन जाएगा क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो का और आसिफ अली जरदारी की उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। तो लगता है ना कि मतलब फिर लोकतंत्र क्यों कह रहे हो भाई? अच्छा, पाकिस्तान में तो ढोंग भी नहीं करते, पाकिस्तान में तो पता है कि लोकतंत्र कैसा है, कभी सेना कभी आईएसआई। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और ये तो कहीं भला है कि अभी थोड़ी दूसरी बातें होने लगी, लेकिन अभी भी तो लोग कहते हैं अच्छा ये ऐसे कोई राहुल जी से कैसे कह सकता है? मतलब क्या भाई, लोकतंत्र में क्या राहुल जी एक इंडिविजुअल से अलग कुछ हो गए? लेकिन ऐसे ही देखते हैं, राहुल जी गर्व से कह देते हैं कि मैं प्रधानमंत्रियों के परिवार में बैठा हूं, मैं तंत्र जानता हूं, मुझे पता है। सोचिए, लोकतंत्र का मखौल नहीं तो क्या है? तो जो जरदारी से लेकर और हमारे यहां तक वही चल रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अच्छा है कि हमारे देश की जनता ने तो फिलहाल उसको खारिज किया है। और एक चीज, ये जो बोल रहे थे ना जरदारी, इनकी वाइफ थी लेट भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, इनके बेनजीर भुट्टो, इनके बेटे बिलावल, सब जो है कुछ ना किसी पोजीशन पर रहे हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन आज ये और इनकी वाइफ को मरवाया किसने? आईएसआई ने, सेना ने मरवाया। वही एक बयान आपको मैं दिखा रहा हूं, चर्चा हुई कि भाई बेनजीर, और आज ये सेना की मदद से सत्ता में बैठे हैं जी। एक जर्नलिस्ट ने बड़ी साफ साफ हकीकत बता दी। उसने कहा इस देश के अंदर मैंडेट चोरी करने का सिलसिला, मतलब कि जीता कोई और बन गए आप, यह सिलसिला अगर किसी ने शुरू किया था तो वो थे बिलावल के नाना जी जुल्फिकार अली भुट्टो। जब बांग्लादेश बना, शेख मुजीब वो चुनाव जीते थे, उस आदमी ने अपनी सत्ता के लिए देश बांट दिया और आर्मी के साथ मिलकर खुद बाद में प्राइम मिनिस्टर बना। ये उनका कहना है सिलसिला वहां से शुरू हुआ था, ये आज तक निभा रहे हैं। भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का पहला किरदार है जिसने रास्ता दिखाया है कि मैंडेट को कैसे जर्नैलों के साथ मिलकर कुचला जाता है। शेख मुजीब जीता हुआ था, शेख मुजीब की उस सारे के सारे मैंडेट को जनरल याह्या खान के साथ मिलकर उसने रौंदा है।
अब सोचिए कि मतलब सत्ता में आने के लिए कोई देश बांटते, वैसे हमारे यहाँ भी यही आरोप लगाते हैं कि आज़ादी के वक्त यही किया कांग्रेस ने। ये आरोप तो लगता ही है कि देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया क्योंकि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, ये बीजेपी कहती है। सर बात इनकी सही है? बिल्कुल। पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि भाई वहाँ पर शरीफ परिवार ने, भुट्टो परिवार ने और सेना, इन तिकड़े ने मिलकर पूरे पाकिस्तान को बर्बाद किया। और जिस तरीके से वो बेशर्मी से कहते हैं कि भाई बेनजीर भुट्टो का बेटा, उनका बेटा बिलावल एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम को एक समय देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो एक तरफ बेटे का भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है, एक तरफ बेटी को भविष्य का सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के अवाम को ये देखना चाहिए और कम से कम भारत को देखकर तो कम से कम वो सीखे कि भारत में किस तरीके से डेमोक्रेसी ने बदला है अपने आप को, और किस तरीके से परिवारवाद की राजनीति को खत्म करके एक गरीब घर से आए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भारत ने इतनी उन्नति करी है। तो कम से कम वो भी अपने आप में से किसी लोकतंत्र से, कोई जमीन से जुड़ा आदमी को लेकर आए जो ईमानदार हो, वो पाकिस्तान को भी आगे लेके जाए। पाकिस्तान कम से कम भारत से देख के सीख सकता है। नहीं, वो ठीक बात कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर।